मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 31। शक्ति प्रदर्शन के बिना सम्मान, पूर्वज स्वयं को पुराना गुलाम कह रहे हैं। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C31। शक्ति प्रदर्शन के बिना सम्मान, पूर्वज स्वयं को पुराना गुलाम कह रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 31। शक्ति प्रदर्शन के बिना सम्मान, पूर्वज स्वयं को पुराना गुलाम कह रहे हैं। विल्फिक का पालना। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बहुत अच्छा हूं, हालांकि मौसम उतना पक्षपातपूर्ण नहीं है। कल भारी बारिश के कारण हम 14-16 घंटे तक ब्लैकआउट में रहे, जिससे कुछ ऊर्जा आपूर्ति लाइनें गड़बड़ा गईं, इसलिए मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं आ सका। पीसी की समस्या। मौसम सुहाना हो गया है, हालांकि बाहर अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आसमान साफ हो जाएगा और ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी। सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिन तियान का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने उन दोनों की बातचीत सुनी जो उसके अस्तित्व की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे थे। प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज। एक अथाही युवा भगवान। ये खिलौने क्या बकवास थे। उसके सामने एजियोर दायरे के सभी अस्तित्व लकड़ी के खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें वह अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा सकता था। दायरे में सबसे शक्तिशाली भी एक झूठे भगवान दायरे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके सामने एक शक्तिशाली भगवान राजा, झूठे भगवान दायरे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें उसकी छोटी उंगली के नीचे कुचला जा सकता था। लिन तियान ने बस उनके अस्तित्व को खारिज कर दिया और अपने स्वयं के मामलों पर वापस जाने का फैसला किया। मुझे किसी पूर्वज या किसी और से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों को मेरे घर से निकल जाना चाहिए। लिन तियान के मन में उन दोनों के लिए अच्छी भावनाएं नहीं थी जो वहां आए थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उसने तुरंत एक कठोर अभिव्यक्ति बनाई और अपने मेहमानों को एक ठंडे आदेश के साथ भेज दिया। तू उसके अचानक अहंकार ने दोनों को चौंका दिया और क्रोधित कर दिया। लिन तियान आम दिनों में ऐसा नहीं था। क्या वह पागल हो गया था या क्या? उसका व्यवहार अजीब था और पहले से ज्यादा अलग थलग था। युवक लिन तियान को उसकी धृष्टता के लिए सबक सिखाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की ने उसे रोक लिया और कहा, पूर्वज ऊपरी क्षेत्र से लौट आए हैं, फिर भी यह मूर्ख इतनी बड़ी घटना में भाग लेने नहीं जा रहा है, इसकी इच्छा परिवार से बाहर निकाले जाने की होनी चाहिए। चलो यहाँ हंगामा करके अपने मौके बर्बाद न करें। हमें कुलपति को सूचित करना चाहिए। कुलपति निश्चित रूप से उसे उसके किए की सजा देंगे। लड़की ने अपनी बात कही और लड़के को खींचकर वहां से जाने को कहा। दूसरी ओर लिन तियान को बहुत गहरा सदमा लगा। ऊपरी क्षेत्र से लौटे हैं। उन शब्दों ने लिन तियान का ध्यान खींचा और उसे बहुत झटका लगा। वह वास्तव में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ऊपरी क्षेत्र से संबंधित मामलों ने उसे बहुत चिंतित कर दिया था। जो भी हो, मैं अभी जाकर उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। मुझे देखना है कि इस प्राचीन लिन परिवार का पूर्वज कौन है। लिन तियान के चेहरे पर भाव बदल गए और वह चुपचाप उन दोनों के पीछे चल पड़ा। जैसे ही उसने अपने मन में इस मामले के बारे में सोचा, उसे अपने पीछे चलता देख दोनों खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। अभी कुछ देर पहले उसने जो हिम्मत दिखाई थी, उसका क्या हुआ? निश्चित रूप से कुलपति की धमकी उसे शांत कर सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हा, क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपनी जगह जानता है और समझता है कि लिन परिवार की पृष्ठभूमि के बिना वह कुछ भी नहीं है। सामने खड़े दोनों लोग धीमी आवाज में मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लिन तियान ने उनकी जुबान से निकले हर शब्द को सुना। उसका रंग और भी बदसूरत हो गया और उसकी आंखों की गहराई से एक जानलेवा इरादा उभर आया। फिर भी उसने खुद को रोक लिया। उसे वास्तव में लिन परिवार के वंशज के रूप में अपनी पहचान की जरूरत थी। वह अपना मूल नहीं बता सका। उसके सामने खड़े दो युवकों को यह पता नहीं था कि वे नर्क के रास्ते पर चल पड़े हैं, और एक यमराज उन्हें बड़ी तत्परता से देख रहा था। हालांकि लिन तियान का साधना आधार अभी उतना ऊंचा नहीं था, फिर भी वह अपने पिछले जीवन की विधियों का उपयोग करके आसानी से दोनों को कीमा बना सकता था। अल्पविराम डॉट। प्राचीन लिन परिवार के महान हॉल में। हॉल के अंदर कई शक्तिशाली आकृतियां खड़ी थीं। उनकी शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा चारों ओर फैल गई और दिव्य रोशनी उनकी आकृतियों के चारों ओर फैल गई। पवित्र खंडहर उनके चारों ओर लिपटे हुए थे, जो प्राचीन लिन परिवार की गहन विरासत को अपने सबसे अच्छे रूप में दिखा रहे थे। प्राचीन लिन परिवार के कई और सदस्य भी हॉल के बाहर खड़े थे। उनमें से ज्यादातर युवा थे, पुरुष और महिलाएं, जो पवित्र प्रभामंडल में लिपटे हुए थे। वे प्राचीन लिन परिवार के कुलीन प्रतिभाशाली लोग थे और वे मध्य राज्य की भूमि में काफी प्रसिद्ध थे। सभी लोग बड़ी उत्सुकता और उत्साह से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हॉल के अंदर मौजूद लोग अपने परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग थे।
यहाँ तक कि महान बुजुर्ग जो हजारों वर्ष पहले एकांतवास में चले गए थे और जिनके बारे में माना जाता था कि उनकी मृत्यु एकांतवास के दौरान ही हुई थी, वे भी व्यक्तिगत रूप से नए लोगों का स्वागत करने के लिए आए थे। आखिर वह काले कपड़े वाला युवक कौन था जो सिरहाने बैठा था और उदासीन भाव से चाय पी रहा था? उसके बगल में बैठी नौकरानी भी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल नौवें आसमान से उतरी परी की तरह। यहाँ तक कि उनके महान पूर्वज जो ऊपरी क्षेत्र में चले गए थे, एक सम्मानजनक अधीनस्थ की तरह व्यवहार कर रहे थे। आखिर वह युवक कौन था? ये सब उनके लिए अकल्पनीय बात थी, ऐसा कुछ जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। बूढ़े मिंग, आपको मेरी उपस्थिति की चिंता किए बिना अपने मामलों से निपटना चाहिए, गु चांगगे ने एक सहज मुस्कान के साथ कहा। वह वर्तमान स्थिति की प्रगति में बहुत रुचि रखता था, क्योंकि सब कुछ बिना किसी दिखावे के हुआ था। जब उनकी उड़ने वाली नाव लिन परिवार की संपत्ति के ऊपर पहुंची, तो बुजुर्गों के एक बड़े समूह ने नीचे से उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और खुद को प्राचीन लिन परिवार के वंशजों के रूप में पेश किया। इसके बाद गु चांगगे और उनके समूह को उस समूह द्वारा लिन परिवार की संपत्ति में आमंत्रित किया गया। चूंकि इस समय उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसलिए गु चांगगे ने बाहर टहलने का निर्णय लिया और वह सहमत हो गया। यह ओल्ड मिंग ही था जिसने उसे समझाया कि यह उसके द्वारा बताए गए रक्त संबंध के कारण था कि प्राचीन लिन परिवार को उनके आगमन के बारे में पता चला था जब वे मध्य राज्य के पास पहुंचे थे। यह उस मामले के कारण था कि सभी बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने के लिए बाहर आए थे। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके वंशजों के शानदार स्वागत ने ओल्ड मिंग की मुस्कान पर एक चमकीली मुस्कान ला दी, खासकर तब जब ये सब गु चांगगे की मौजूदगी में हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह नहीं चाहता था कि जब वह अपने युवा स्वामी को मध्य राज्य में अपने परिवार के पास ले जाए तो उसे खंडहर देखने पड़े। आखिरकार निचले क्षेत्र की यह यात्रा उसके लिए एक अवसर थी। यदि वे अभी भी ऊपरी क्षेत्र में होते तो गु परिवार में अपनी स्थिति के साथ उनके लिए गु चांगगे के करीब जाना असंभव होता। उसके लिए कुछ ऐसा करना तो दूर की बात थी जो याद रखने लायक हो। मेरे प्रभु, मैं इस बार आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सकता। चाहे ये बूढ़ा गुलाम कितना भी खुश क्यों न हो, ये बूढ़ा गुलाम आपका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, बूढ़े मिंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। बेशक वह जानता था कि गु चांगगे उसके वर्तमान मजाकिया लहजे के लिए उसे दोषी नहीं ठहराएगा। आज बूढ़े मिंग का दिल खुशी से भर गया जब उसने देखा कि उसके वंशज न केवल एक महान जीवन जी रहे थे, बल्कि वे मध्य राज्य के सबसे महान प्राचीन परिवारों में से एक बन गए थे। सामान्य दिनों में वह इतना साहसी नहीं था और गु चांगगे के सामने कभी भी मजाकिया लहजे का प्रयोग नहीं करता था। बूढ़ा गुलाम। उनके पूर्वज वास्तव में खुद को एक बूढ़ा गुलाम कहते थे। जिन लोगों ने ये शब्द सुने, उन्होंने गहरी ठंडी सांस ली। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके दिल कांप उठे। बाहर खड़े युवा अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। ठीक है, गु चांगगे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसी तुच्छ बातों से कोई परेशानी नहीं होगी। उसने युवाओं के बीच खड़े होकर अपने बुजुर्गों के साथ यादें ताजा करने के बजाय विदा लेने और इधर उधर घूमने का फैसला किया। किंगगे, मेरे साथ टहलने चलो। गु चांगगे ने अपना चाय का कप नीचे रखा और जाने के लिए खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर उदासीनता परंतु सौम्यता थी, अहंकार का लेश मात्र भी आभास नहीं था और इससे उनके आसपास के लोगों को अधिक मिलनसार महसूस होता था। लेकिन सभी को अच्छी तरह पता था कि उनके सामने खड़ा आदमी एक सर्वोच्च अस्तित्व था जिसे उनके महत्वहीन अस्तित्व की परवाह नहीं थी। उसके चारों ओर का मिलनसार आभामंडल उसकी सद्भावना के संकेत से ज्यादा कुछ नहीं था जो उसने ओल्ड मिंग को सम्मान देने के लिए दिखाया था। क्यूहान, तुम इस क्षेत्र से परिचित हो तो तुम युवा भगवान के साथ क्यों नहीं चलते और उन्हें चारों ओर दिखाते? लिन परिवार के कुलपति ने अचानक बात की और अपनी बेटी को आदेश दिया जो हॉल के दरवाजे के पास खड़ी थी। बूढ़ा मिंग उसे स्वीकृति भरी नजर से देखे बिना न रह सका। इस वंशज में बड़ी दूरदर्शिता थी। समझ गया पिताजी, लिन क्यूहान ने तुरंत कांपती आवाज में जवाब दिया। उस समय उसकी घबराहट चरम पर थी। शुरू में गु चांगगे को गाइड रखने की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने साथ आने वाले व्यक्ति पर नजर डाली तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी खड़ी थी। अपने चेहरे की विशेषताओं को उभारने के लिए मेकअप की एक पतली परत के साथ वह एक परी की तरह लग रही थी। उसकी त्वचा रोशनी में चमक रही थी और उसके बाल उसके पीछे गिरे हुए थे और बादलों की तरह उड़ रहे थे। उसने जो ढीला लबादा पहना था वह उसकी लंबी और सुडौल आकृति को छिपा नहीं सका, जो एक आदमी के शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देती थी। बेशक जो चीज उसे तीतरों के बीच एक फीनिक्स के रूप में प्रतिष्ठित करती थी, वह थी उसकी विशाल फॉर्चून वैल्यू। बहन लिन तियान, जो अभी अभी घटनास्थल पर पहुंचा था, जैसे ही उसने देखा कि क्या हुआ, वह दंग रह गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली और उसकी भावनाएं हिंसक उथल पुथल में बदल गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 32 तकिए जब आप नींद के बारे में सोचते हैं, युवा भगवान की पहचान। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C32 तकिए जब आप नींद के बारे में सोचते हैं, युवा भगवान की पहचान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 32 तकिए जब आप नींद के बारे में सोचते हैं, युवा भगवान की पहचान। बहन लिन तियान ने अपनी मुठियां भींच ली और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसके दिल की गहराई से गुस्से की एक असहज भावना उभरी और उसने अवचेतन रूप से लिन क्यूहान को पुकारा, भले ही उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लिन तियान जानता था कि यह उसके पूर्ववर्ती के जुनून के कारण हुआ था और यह उसके सामने के दृश्य को देखने के लिए उसके शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी। आखिरकार लिन क्यूहान ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपनी यादों के अनुसार अपने पूर्ववर्ती के साथ दयालुता से व्यवहार किया था। हालांकि वह कठोर और सख्त रुख अपनाती थी, लेकिन वास्तव में वह उसके प्रति ईमानदारी से अच्छी थी। वह परिवार के अन्य लोगों की तरह उसके साथ उदासीनता या घृणा से पेश नहीं आती थी। पिछले लिन तियान के मन में हमेशा लिन क्यूहान के लिए एक अकथनीय प्रकार का प्रेम था। बात बस इतनी थी कि उसकी बहन बहुत ही बेहतरीन थी, जबकि वह खुद एक बेकार और बेकार का टुकड़ा था जिसमें कोई प्रतिभा नहीं थी। इस विचार ने उसे दिल की गहराइयों से दीन कर दिया। अब जब ऐसा दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, तो जाहिर है कि पूर्ववर्ती के जुनून ने उसे अनिच्छा और बेचैनी का एहसास कराया। फिर भी पूर्ववर्ती चला गया था और आज जो था वह स्वर्ग वध करने वाला देवराजा था। अपने पूर्ववर्ती के जुनून को हल करने के लिए उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत प्रयास किया। कुछ दिन पहले उसने चरम दाओ अकादमी के शिक्षकों द्वारा किए गए प्रदर्शनों में त्रुटियों को इंगित करके सभी को चौंका दिया और यहां तक कि उनकी गलतियों को ठीक करने में भी उनकी मदद की। इससे उसे लिन क्यूहान के मन में भी अपनी छवि सुधारने में मदद मिली और उसे विश्वास हो गया कि लिन तियान ने आखिरकार अपना मन बदल लिया है और अपनी साधना और पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करने का फैसला किया है। लियू क्यूहान अपने अचानक परिवर्तन से खुश थी। उसे विश्वास था कि उसके अथक अनुनय का अंततः असर हुआ था और उसके छोटे भाई ने उसकी चिंताओं को समझ लिया था। लिन तियान इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। ये लिन क्यूहान को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखने की उसकी भव्य योजना का पहला कदम मात्र था। उसके जैसे शक्तिशाली देवराजा के लिए एक लड़की का दिल जीतना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी लिन तियान की आंखों से बर्फ टपकती देखी जा सकती थी। वह सोच रहा था कि आखिर वह कमीना कौन था और कहां से आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामान के करीब जाने की। वह मौत को दावत दे रहा था। लेकिन जल्द ही लिन तियान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी नजर उस युवक के पीछे छिपी अलौकिक सुंदरता पर पड़ी। हालांकि महिला के चेहरे पर घूंघट था, लेकिन वह उसके चेहरे की रूपरेखा से बता सकता था कि वह एक रोमांचकारी परी थी। बेशक महिला के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी विशेष काया थी। क्या यह पौराणिक रहस्यमयी नौयन युवती काया हो सकती है जिसका उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में मिलता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह महान फिजिक जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उच्चतम स्तर का मानव कढ़ाई बनाता है। सोच ही रहा था कि मुझे ऐसी जगह पर ऐसी काया मिलेगी। लिन तियान ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया ताकि कोई भी उसके चेहरे पर आए असामान्यता को न देख सके। वह अपने अनुमान के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं था और उसे निरीक्षण करने और अंतिम निर्णय देने के लिए और समय चाहिए था। आखिरकार ऐसा मानव काया सबसे शक्तिशाली देवताओं के दिलों को भी हिला सकता है। क्या यह आदमी वही यंग लॉर्ड हो सकता है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। कितनी अफसोस की बात है, वह मुझसे मिला। लिन तियान ने मन ही मन सोचा और जल्द ही उसका रंग सामान्य हो गया। उसके आसपास किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं पाया था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह सम्मानित युवक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ उसे देख रहा था। लिन तियान के शरीर से एक बहुत हल्की ठंड गुजरी, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुई, वह गायब हो गई। यह एक भ्रम जैसा था। लिन क्यूहान, यह अच्छा नाम है, गु चांगगे ने तारीफ की। जब वह हंसा तो उसकी खूबसूरती और भी आकर्षक लगने लगी और हॉल के बाहर खड़ी कई महिलाओं ने उसकी प्रशंसा की। यह एक अमर छवि के प्रति तथाकथित आकर्षण था जिसे हर कोई महसूस करता था। बहुत आपकी प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद युवा स्वामी। लिन क्यूहान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली। यद्यपि वह सामान्य दिनों में एक शिक्षिका थी और जब वह एक स्ट्रीम डाओ अकादमी में शिष्यों को पढ़ाती थी, तो उसके शरीर से राजसी और लौह महिला जैसी आभा निकलती थी। तब भी वह वर्तमान स्थिति में तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके सामने खड़ा सुंदर युवक एक पसंदीदा ईश्वर पुत्र था जो उसके पूर्वज को भी अपने सामने गुलाम की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता था। चाहे वह कोई भी हो, वे बता सकते थे कि वह एक भयानक पृष्ठभूमि से था। यह अजीब होगा अगर वह ये सब जानने के बाद भी उससे बात करते समय घबराई हुई महसूस न करे। यह शापित जुनून। लिन तियान ने जब अपने सामने ये घृणित दृश्य देखा तो वह अपने दिल में चीख उठा।
उसके दिल में ईर्ष्या और अनिच्छा की भावनाएं उमड़ पड़ी। हालांकि हॉल में मौजूद अन्य लोग केवल थोड़ा सा हंसे और जो दृश्य हुआ उसके बारे में चुप रहे। सिर्फ ओल्ड मिंग ही नहीं, बल्कि प्राचीन लिन परिवार के कई लोग भी चाहते थे कि लिन क्यूहान को गू चांगगे पसंद करे। बूढ़ा मिंग स्वयं उनकी नजर में एक दिव्य अस्तित्व था, इसलिए अगर वे किसी कारण से इस मामले के बारे में सोचते तो गू चांगगे और भी अधिक चौंकाने वाला व्यक्ति हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई दानव नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा, तो फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, मिस लिन? गू चांगगे के हाव भाव नहीं बदले, न ही उसकी मुस्कान गायब हुई जब वह फिर से बोला। फिर भी उसने लिन क्यूहान से नजरें हटा ली और अपने सामने की ओर देखा और कहा, मुझे अब मिस लिन को परेशान करना पड़ेगा कि वह मुझे और किंगगे को सैर पर ले जाए। हालांकि अपने दिल में वह कुछ अलग ही सोच रहा था। जीवन निश्चित रूप से अप्रत्याशित था। वह स्वर्ग के नए अनुग्रहित पुत्र की तलाश करने की योजना बना रहा था, फिर भी स्वर्ग का अनुग्रहित पुत्र स्वयं उसके सामने प्रकट हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तकिए दे दिए हो जब वह सोने के बारे में सोच रहा था। ये भी संयोग से हुआ कि वह ये जानने में काफी दिलचस्पी रखता था कि लिन क्यूहान का विशाल भाग्य मूल्य कहां से आ रहा है। भाग्य मूल्य में 200 अंक ऐसी चीज नहीं थी जो आम लोगों के पास हो। युवा स्वर्ग का नया इष्ट पुत्र जो चुपके से उसे देख रहा था, उसका भाग्य मूल्य 500 था। गू चांगगे को आश्चर्य हुआ कि यह किस टेम्पलेट से काटा गया है। अल्पविराम डॉट। गू चांगगे के जाने के बाद हॉल में तनावपूर्ण माहौल आखिरकार शांत हो गया। न केवल कुलपति और लिन परिवार के बुजुर्ग, बल्कि महान बुजुर्ग भी उनकी उपस्थिति में घबराहट महसूस कर रहे थे। आखिरकार यह ऊपरी क्षेत्र से किसी अस्तित्व के साथ बातचीत करने का उनका पहला मौका था, तो वे कैसे न घबराएं। पूर्वज, उस युवा भगवान की पहचान क्या है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद महान बुजुर्ग ने उथल पुथल भरी भावनाओं के साथ पूछा। उनके मन में जिज्ञासा थी और कई अन्य भावनाएं थी जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे सम्मानपूर्वक पूछ रहे थे। जैसे ही उसने अपना सवाल उठाया, हॉल के बाहर खड़े युवाओं ने भी अपने कान खड़े कर लिए और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ध्यान से सुनने लगे। यहां तक कि लिन तियान, जो चुपके से बूढ़े मिंग की बात सुन रहा था, ने भी गंभीर भाव धारण कर लिया और ध्यान से सुनने लगा। वह लिन परिवार के पूर्वज से अपनी चरम अवस्था में अपने जैसी आभा महसूस कर सकता था जो ऊपरी क्षेत्र से उतरा था। साथ ही उसे लगा कि आभा में कुछ गड़बड़ है और यह वैसी नहीं है जैसी उसे महसूस होनी चाहिए। इस बात ने उन्हें बहुत उलझन में डाल दिया। गू चांगगे की पहचान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे ओल्ड मिंग को अपने वंशजों से छिपाने की जरूरत थी, इसलिए उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रभु, वह भविष्य में अमर रूढ़िवाद और शक्तिशाली गू परिवार का नेतृत्व करेगा। यदि आप मेरे प्रभु की कल्पना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो आप तुरंत एक निम्न काप से ड्रैगन में बदल जाएंगे। एक बार आप नश्वर दुनिया से छलांग लगा देंगे और 9वें स्वर्ग में कदम रखेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फुटनोट। लिन तियान को लगता है कि ओल्ड मिंग एक भगवान राजा है, जैसे वह एक समय में था, लेकिन ओल्ड मिंग से उसे जो आभा मिलती है, वो एक सामान्य भगवान राजा के समान नहीं है, और यही बात उसे भ्रमित करती है। ओल्ड मिंग निचले क्षेत्र के प्रतिबंध के कारण अपनी असली आभा को बाहर नहीं ला सकता और दिखा नहीं सकता, इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि लिन तियान कभी ऊपरी क्षेत्र में नहीं गया है, इसलिए वह नहीं जानता और शायद कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला है जो ऊपरी क्षेत्र से उतरा हो और अपनी आभा को दबा रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 33। छोटी सुंदरी पहली नजर में ही दिल दे बैठती है, अच्छा चेहरा आपको बहुत आगे ले जाता है। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C33। छोटी सुंदरी पहली नजर में ही दिल दे बैठती है, अच्छा चेहरा आपको बहुत आगे ले जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 33। छोटी सुंदरी पहली नजर में ही दिल दे बैठती है, अच्छा चेहरा आपको बहुत आगे ले जाता है। अमर रूढ़िवाद। गू परिवार, वे किस प्रकार की अवधारणा थी? दुनिया में कौन है जो खुद को अमर कहने का साहस कर सके? केवल वही शक्ति जो अनादिकाल से अस्तित्व में रही हो और जिसने विश्व पर प्रभुत्व जमाया हो, उसे ही ऐसा अधिकार हो सकता है ना? बूढ़े मिंग के शब्दों ने प्राचीन लिन परिवार के सभी लोगों की सांसें रोक दी और उनके दिलों की गहराइयों से गहरा सदमा उठ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पूर्वज भी युवा प्रभु के सामने खुद को बूढ़ा गुलाम कहते थे। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ उनकी सेवा करना भी एक बड़ा सम्मान था। उनके दिलों में गू चांगगे के प्रति उनका भय और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। युवा प्रभु के साथ उनके पूर्वज के सेवक जैसे रिश्ते के कारण उन्होंने अनुमान लगाया कि वे और उनके पूर्वज उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उस युवक की पृष्ठभूमि इतनी भयावह है। लिन तियान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसे लगा कि मामला कुछ पेचीदा हो गया है, लेकिन जल्द ही उसका हाव भाव फिर से शांत हो गया।
चूंकि वे निचले क्षेत्र में उतरे थे, इसलिए उन्हें निचले क्षेत्र के नियमों का पालन करना था। उसके जैसे देव राजा के लिए अभी भी अपनी उम्र से पीछे रह गए बच्चे से निपटना इतना मुश्किल नहीं होगा। यदि वे ऊपरी क्षेत्र में होते तो ये कठिन होता, लेकिन यहाँ नीचे। बेशक मुख्य कारण ये था कि उसे लगा कि ऊपरी क्षेत्र से आया युवक बिल्कुल वही है जिसकी उसे तलाश थी। अगर वह शीर्ष पर पहुंचना चाहता था तो उसे निश्चित रूप से इस युवक से मिलना होगा। बूढ़े मिंग ने अपने वंशजों से अपने पिछले अनुभवों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जबकि लिन तियान चुपचाप चमकती आंखों के साथ वहां से चला गया। उसने गू चांगगे का पीछा करने की योजना बनाई ताकि देख सके कि वह क्या कर रहा है। उसे चिंता थी कि गू चांगगे लिन क्यूहान के साथ कुछ अनहोनी कर सकता है। अल्पविराम डॉट। स्वच्छ झरने बह रहे थे और आध्यात्मिक धुंध चारों ओर तैर रही थी। लिन क्यूहान पसीने से लथपथ हथेलियों के साथ घबराई हुई आगे बढ़ी, गू चांगगे को उसके बेतरतीब टहलने में मार्गदर्शन करती हुई। वह खुद को शांत नहीं कर पा रही थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। उसे चिंता थी कि वह अनजाने में कुछ अनहोनी करके यंग लॉर्ड को नाराज कर सकती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक आम महिला है जिसे सम्राट ने अपना मार्गदर्शक चुना है। गू चांगगे को ऐसा लग रहा था कि वह इधर उधर भटक रहा है, लेकिन वह अपने मन में कई बातों पर विचार कर रहा था। आखिरकार उसने कुछ टिप्पणी करने का फैसला किया। लेडी लिन क्यूहान, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। किंगगे से सीखिए, न केवल वह मुझसे डरती नहीं है, बल्कि उसने अब मुझसे बात करना भी सीख लिया है। गू चांगगे ने एक सहज मुस्कान के साथ कहा, जो काफी दोस्ताना लग रहा था। अगर लिन क्यूहान हर समय इतनी घबराई रहती तो वह उससे निपट नहीं पाता। दूसरी ओर सू किंगगे, गू चांगगे की बातें सुनकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी बेशर्मी भरी टिप्पणियां। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपने यंग लॉर्ड के मुंह से ये बातें सुनकर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। किंगगे, क्या वह पूर्वी जंगल की पौराणिक नंबर 1 सुंदरी हो सकती है? सू किंगगे, ताइक्सुआन पवित्र भूमि की पवित्र युवती। गू चांगगे के मजाकिया लहजे ने वाकई लिन क्यूहान की बेचैनी और घबराहट को कम करने में मदद की, और उसने बड़े आश्चर्य से पूछा। उसने पहले ताइक्सुआन पवित्र भूमि के सू किंगगे के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी। ऐसा कहा जाता था कि पूर्वी जंगल की देवी कुछ समय पहले एक युवा भगवान के साथ चली गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब उसे पता चला कि अफवाहों में युवा भगवान कोई और नहीं बल्कि युवा भगवान गू थे जो उनसे मिलने आए थे। पूर्वी जंगल की सबसे खूबसूरत महिला वह एक ऐसी महिला थी जिसकी प्रशंसा कई युवा लोग करते थे, फिर भी अब वही व्यक्ति उसके ठीक बगल में था। पहली नजर में वह यंग लॉर्ड गू की नौकरानी जैसी लग रही थी। लिन क्यूहान अपने दिल में कुछ जटिल भावनाओं को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी, साथ ही किसी कारण से सू किंगगे के प्रति ईर्ष्या की एक अकथनीय भावना भी उसके मन में आ गई। युवा भगवान गू का स्वभाव दयालु, सौम्य और मिलनसार था। भले ही वह बहुत ऊंचे पद पर थे, लेकिन उन्होंने दूसरों को तिरस्कार और उपेक्षा का भाव नहीं दिया। न केवल उनके पास महान व्यक्तिगत साधना थी, बल्कि वे अच्छे व्यवहार वाले भी थे, जैसे शास्त्रियों में वर्णित एक सज्जन व्यक्ति। लिन क्यूहान ने इस तरह से सोचने के बाद बहुत राहत महसूस की। उसने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ गू चांगगे को आसपास के माहौल से परिचित कराने की पहल की। ओह, मैं समझा। समय समय पर गू चांगगे उसके स्पष्टीकरण पर सिर हिलाते थे और उसे कुछ चुटकुले भी सुनाते थे, जिससे वह खुलकर हंस पड़ती थी। उनका समूह नश्वर संसार में विचरण करने वाले अमर लोगों के समूह जैसा था, जिसमें एक सुंदर सज्जन और सुंदर युवतियां थीं। उसी समय लिन क्यूहान के मन में गू चांगगे के बारे में धारणा बढ़ती गई, और उसे लगा कि गू चांगगे एक सच्चे रईस व्यक्ति थे। कोई भी उन्हें कैसे भी देखे, चाहे वह उनकी बातचीत करने की कला हो, उनके शिष्टाचार, उनके स्वभाव या उनकी शक्ति, उन्हें एक ऐसी भव्यता और शान का एहसास होगा जो पहले किसी और में नहीं देखा गया था। प्राचीन लिन परिवार की प्रतिभाशाली बेटी के रूप में वह कई चमकदार प्रतिभाशाली लोगों से मिली थी, लेकिन यंग लॉर्ड गू के सामने वे सभी दोपहर के समय चमकते सूरज के सामने टिमटिमाते सितारों की तरह फीके पड़ गए। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे किसी भी तरह से उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसने तो ये भी महसूस किया कि युवा प्रभु का एक शब्द ही उसके दिल की धड़कनों को तेज करने और उसके चेहरे पर निखार लाने के लिए काफी था। गू चांगगे ने स्वाभाविक रूप से लिन क्यूहान के साथ हो रहे सभी बदलावों को देखा। उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसके दिल में लिन क्यूहान के प्रति अधिक से अधिक दिलचस्पी महसूस हुई। इसे वे कहते थे पहली नजर में प्यार हो जाना। निश्चित रूप से एक अच्छा चेहरा आपकी मदद करता है, चाहे आप कहीं भी जाएं। ये भी बहुत बढ़िया था और इससे उसे बहुत परेशानी से बचाया गया। इसके बाद गू चांगगे ने विषय बदल दिया और लिन क्यूहान से उसके और प्राचीन लिन परिवार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। युवा भगवान गू मुझसे मेरे बारे में क्यों पूछेंगे? अचानक उसकी खुद में दिलचस्पी देखकर लिन क्यूहान का दिल तेजी से धड़कने लगा।
क्या ऐसा हो सकता है कि यंग लॉर्ड गू ने उसके बारे में अच्छी धारणा बना ली हो? इससे वह थोड़ी घबरा गई और उसकी घबराहट बढ़ गई। क्यूहान मेरे पिता की सबसे बड़ी बेटी है और मेरे कई सौतेले भाई बहन हैं। लेकिन जल्द ही गू चांगगे की मुस्कान ने लिन क्यूहान के दिल को सुकून दिया और उसने उसे अपने परिवार की स्थिति से परिचित कराना शुरू कर दिया। उनमें से उसने अपने सौतेले भाई के बारे में भी बात की, जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी, लिन तियान। गू चांगगे ने जब अपना परिचय सुना तो वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ पर परिचित शब्द आए, व्यर्थ और खुद को विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इस समय गू चांगगे ने एक दिशा की ओर देखा और एक आकृति देखी जो कुछ ही दूरी पर छिपी हुई थी। छिपी हुई आकृति बहुत ही कम ऊर्जा उतार चढ़ाव दे रही थी। उसने छिपने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी भी अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से मिटाने से थोड़ा दूर था। वह आदमी जो प्राचीन लिन कबीले के हॉल के बाहर से चुपके से उसकी ओर देख रहा था, वह लिन तियान ही होगा जिसके बारे में वह अभी बात कर रही थी। ओह, क्या वह दुखी नहीं होगा अगर उसने सुना होगा कि उसकी बड़ी बहन उसे बेकार कह रही है? गू चांगगे ने हल्की हंसी के साथ पूछा। यह देखकर कि यंग लॉर्ड गू को उसमें दिलचस्पी थी, लिन क्यूहान ने विस्तार से बताना जारी रखा, इस मामले के बारे में हर कोई जानता है। भले ही मैं उसका बचाव करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं है। छोटा तियान, जब वह छोटा था तब उसकी मां का देहांत हो गया था और हमारे पिता ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके अलावा उसके पास साधना के लिए कोई प्रतिभा नहीं है, न ही वह इसमें रुचि रखता है। हालांकि वह परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है, लेकिन वास्तव में उसका इसमें कोई स्थान नहीं है। कितना दयनीय बच्चा है, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत बहन मिली है जो उसकी देखभाल कर रही है। गू चांगगे ने सौम्य मुस्कान के साथ प्रशंसा की। युवा भगवान गू ने मुझे सुंदर कहा। उनके अचानक कहे गए प्रशंसा भरे शब्दों से लिन क्यूहान स्तब्ध रह गई और खुशी और शर्म से उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। छोटा तियान, वह एक समझदार बच्चा है। मेरे लगातार टोकने के बाद उसने आखिरकार एक नया रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। उसने पढ़ना और साधना करना शुरू कर दिया है। लिन क्यूहान ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। हो, उसने हाल ही में अध्ययन और साधना शुरू की है। गू चांगगे ने जब ये शब्द सुने तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उन्हें तुरंत एहसास हुआ, कचरे ने रातों रात एक अच्छी कहानी बदल दी। या तो यह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो कचरे के शरीर पर कब्जा कर रहा था, या फिर कचरा अतीत में वापस जा रहा था। तारांकन 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 तारांकन। टीएल नमस्कार सभी को। आप में से कुछ लोग सुकिंगे की मानव कड़ाई की स्थिति के बारे में भ्रमित थे, क्योंकि उनका शरीर मानव कड़ाई के रूप में उपयोग के लिए सबसे अच्छा शरीर था। इसलिए मैं इसे यहाँ सभी के लिए समझाऊंगा ताकि अगर अन्य लोगों के पास भी यही सवाल है तो यह उन्हें भी समझ में आने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पाठ दिखाएं। छिपाइंग मानव कड़ाई वस्तुतः एक गुलाम है जिसका उपयोग यौन साधना तकनीकों के माध्यम से अपने बंदी की साधना में सुधार करने के लिए किया जाता है। महिलाओं को फ्लैश लाइट CHM डंपस्टर मास शौचालय के रूप में माना जाता है, जो हर बार जब आप उनसे बलात्कार करते हैं तो आपको बढ़ावा देते हैं और इस प्रक्रिया में यौन खेती तकनीक का उपयोग करते हैं। पुरुष बहुत हद तक बकवास पिस्तौल हैं जिनका प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक कि उनसे सभी गोलियां न निकल जाएं। हर बार जब मानव कड़ाही को पलटा जाता है तो वे अपना इन महिला यान पुरुष सार खो देते हैं, जो उनके जीवन का सार भी है। एक बार जब यह उनसे पूरी तरह से चूस लिया जाता है तो वे लगभग मर जाते हैं और किसी खाई में फेंक दिए जाते हैं। कौन जानता है, अगर उनका दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है तो उन्हें किसी तरह की गोली बनाने के लिए असली कड़ाही में भी फेंका जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुकिंगे इस तरह की स्थिति में समाप्त होगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको आगे पढ़ना होगा। कुल मिलाकर यही कारण है कि उसकी काया शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए भी इतनी खास है, क्योंकि वह उनके साधना आधार को अगले स्तर तक बढ़ा सकती है यदि वे उस पर अपना हाथ रख सके और उसे गुलाम बना सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 34। दूसरों की स्त्रियों पर लालच करना खलनायक का कर्तव्य है। लीक में लीक जैसी आत्म जागरूकता होनी चाहिए। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C34। दूसरों की महिलाओं की लालसा करना खलनायक का कर्तव्य है। लीक में लीक जैसी आत्म जागरूकता होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 34। दूसरों की स्त्रियों पर लालच करना खलनायक का कर्तव्य है। लीक में लीक जैसी आत्म जागरूकता होनी चाहिए। विल्फिक। शीर्षक वैसा नहीं है जैसा लगता है। गू चांगगे के इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण स्वाभाविक रूप से उन सभी वेब उपन्यासों को धन्यवाद था जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में नियमित रूप से पढ़े थे। लिन तियान किसी भी तरह से एक साधारण बेकार बच्चे जैसा नहीं था।
अगर वह ऐसा होता तो वह अपनी स्वर्गीय बहन की तरह उसके साथ नम्र व्यवहार करता और उसे गुप्त रूप से पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। गु चांगगे को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अंधेरे में छिपा व्यक्ति लिन तियान था। जब उसने उसकी उपस्थिति देखी तो वह जल्दी से पीछे मुड़ा और चला गया। ये वह मानसिकता नहीं थी जो आम किशोरों में होनी चाहिए। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आपका अनुनय प्रभावी था और वह अपनी बहन के साथ सहानुभूति रखना जानता है। जो व्यक्ति खेती नहीं कर सकता, वह वास्तव में इस दुनिया में कचरे से अलग नहीं है। और क्या आप ये सिर्फ उसके भले के लिए कर रहे थे? गु चांगगे ने सुंदर मुस्कान के साथ उसे मान्यता दी। वह लिन तियान की स्थिति के बारे में लिन क्यूहान से और पूछना चाहता था। वह सहजता से बात करता रहा। उसकी बड़ी बहन होने के नाते लिन क्यूहान ही लिन तियान को सबसे अच्छी तरह जानती होगी। स्वाभाविक रूप से लिन क्यूहान को गु चांगगे के इरादों का पता नहीं था। इसके बजाय वह उसके शब्दों से भावुक हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यंग लॉर्ड गु से सांत्वना के शब्द सुनेगी। उसके बाद वह लिन तियान के बारे में कई अन्य बातें करती रही। गु चांगगे ने मुस्कुराते हुए उससे बातचीत जारी रखी। साथ ही उसने उससे जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी हासिल की। एक जानकारी जिसने उसकी दिलचस्पी जगाई वह ये थी कि लिन तियान ने हाल ही में कीमिया में रुचि लेना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि उसने लिन क्यूहान से कई औषधीय सामग्री भी मांगी थी। साथ ही वह कुछ प्राचीन संरचनाओं में भी निपुण हो गया था। कुछ दिन पहले उसने कई बुजुर्गों की गलतियों की ओर इशारा किया था और सभी को चौंका दिया था। गु चांगगे ने इस नायक के खाके के बारे में लगभग सब कुछ समझ लिया था और कुछ आकस्मिक योजनाएं भी सोच ली थी। स्वर्ग का यह नया कृपा पात्र, उससे निपटना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान लग रहा था। अब चूंकि उसे अस्तित्व को नष्ट करने वाले भाग्य के प्रहार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए गु चांगगे स्वर्ग के इन कृपापात्र बच्चों से निपटने के लिए और अधिक तरीकों का उपयोग कर सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग लॉर्ड गु मुझे समझेंगे। लिन क्यूहान को लगा कि उसका दिल हिल रहा है। यहाँ तक कि छोटा तियान भी मुझे सामान्य रूप से नहीं समझ सकता है और सोचता है कि मैं उसके प्रति बहुत कठोर हूँ। लिन क्यूहान ने ये कहते हुए खुद को असहाय महसूस किया। फिर भी उसे संतुष्टि महसूस हुई। उसे लगा कि लिन तियान ने आखिरकार एक नया जीवन शुरू कर दिया है और पिछले कुछ सालों की उसकी सारी चिंताएं बेकार नहीं गईं। इससे भी अच्छी बात यह है कि उनके परिवार के कई सदस्य जो नहीं समझ पाए, यंग लॉर्ड गु ने उनकी पहली मुलाकात में ही समझ लिया। इससे उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। लिन क्यूहान ने 20 साल से ज्यादा समय तक साधना की थी और अब जाकर उसे समझ में आया कि दिल की धड़कन रुक जाना शब्दों का क्या मतलब होता है। उसने महसूस किया कि पहली मुलाकात में ही उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, हालांकि उसका दिल उन युवा प्रतिभाओं से कभी नहीं हिल पाया था जो सालों से लगातार उसका पीछा कर रहे थे। गु चांगगे ने स्वाभाविक रूप से लिन क्यूहान के दिल को समझ लिया। आखिरकार उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ऊपरी क्षेत्र के एक शक्तिशाली और सुंदर व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति, साथ ही उनके वार्तालाप कौशल और पिछले जीवन की अंतर्दृष्टि के साथ सु किंगगे जैसी चतुर महिला भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकती थी। तो लिन क्यूहान, जो एक बहुत ही सरल मानसिकता वाला व्यक्ति था, उसके हाथों में कैसे नहीं आ सकता था। उससे निपटने के लिए उसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसके साथ शुरुआत करना न केवल आसान था, बल्कि लिन तियान से निपटने की तुलना में अधिक दिलचस्प भी था। सु किंगगे, जो पूरे शो को किनारे से देख रही थी, ने गु चांगगे के बारे में अपनी समझ को और गहरा किया। वह वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति था जो लोगों के दिलों से खेलना पसंद करता था। यह अच्छी बात है कि छोटे भाई लिन तियान ने अब एक नया पृष्ठ खोलने का फैसला किया है। वह पहले धूल से ढका हुआ मोती रहा होगा। उसे महान प्रतिभा का आशीर्वाद मिला होगा जो कुछ ही दिनों में बड़ों की भी गलतियां बताने में सक्षम है। गु चांगगे ने अचानक भावुक होकर कहा, ऐसा लग रहा था कि उसके शब्द विशुद्ध रूप से प्रशंसा से निकले थे। वह अभिनय कर रहा था। छोटा तियान धूल से ढका मोती कैसे हो सकता है? जहां तक उसकी प्रतिभा का सवाल है, वह तो पहले आत्मा सागर क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाया था। लिन क्यूहान मुस्कुराहट के साथ खंडन करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उसके शब्द बंद हो गए। वह स्तब्ध थी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता पा रही थी कि वह क्या था। अगर वह आत्मा सागर क्षेत्र में साधना भी नहीं कर सकता था तो उसने कीमिया कैसे की? क्या यह हो सकता है कि छोटे भाई लिन तियान को कोई प्राचीन विरासत मिल गई हो? जब मैं ऊपरी क्षेत्र में था तो मैंने ऐसी कुछ मायावी प्राचीन विरासतों के बारे में सुना था। साधक आत्मा सागर क्षेत्र से पहले भी उन्हें विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि छोटा भाई लिन तियान स्वर्ग द्वारा बहुत अनुग्रहित व्यक्ति है। गु चांगगे खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सके, जैसे कि वह बहुत आश्चर्यचकित थे। लिन क्यूहान अभी ज्यादा कुछ नहीं देख सकती थी, लेकिन जब वह उसे सही दिशा दिखा देगा तो वह निश्चित रूप से कुछ अनुमानों पर पहुंच जाएगी।
लिन क्यूहान को अपने विचारों में खोया हुआ और एकाग्र भाव से देखते हुए गु चांगगे ने कोई और संकेत न देने का फैसला किया। वह समझ गया कि उसे उससे संयम से आगे बढ़ाना था, इसलिए वह मुस्कुराया और चुप रहा। अल्पविराम डॉट। इस समय किसी अन्य स्थान पर जब गु चांगगे को उनका पता चल गया तो लिन तियान ने उनसे विदा लेने का निर्णय लिया और उनका पीछा करना बंद कर दिया। अभी उसके चेहरे पर एक बदसूरत भाव था और उसके दिल में गहरी ईर्ष्या उभर रही थी। बेशक यह उसके पूर्ववर्ती के उसकी बहन के प्रति जुनून के कारण था। वर्तमान में गु चांगगे लिन तियान के लिए बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसने हाल ही में पुनर्जन्म लिया था। लिन तियान गु चांगगे की वर्तमान सीमाओं का सही अनुमान नहीं लगा सका क्योंकि उसकी साधना का आधार बहुत छोटा था। फिर भी उसके लिए सबसे अप्रत्याशित बात उसकी बहन का व्यवहार था। उसकी बहन, जो आम दिनों में उसके साथ कठोर व्यवहार करती थी और राजसी दिखावा करती थी, वास्तव में एक दूसरे आदमी के सामने इतनी नम्र और शर्मीली मुद्रा में थी। इससे भी बुरी बात यह है कि यह उनकी पहली मुलाकात थी। इस दृश्य को देखकर लिन तियान का खून खौल उठा और उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कोई कीमती चीज लूट ली हो। वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका, इतना कि उसकी हड्डियां चरमराने लगी। अच्छी बात यह है कि उसकी मनस्थिति सिर्फ इतने से नष्ट नहीं हो सकती। आखिरकार पिछले जन्म में उसकी साधना व्यर्थ नहीं गई थी, न ही कोई संयोग था। जल्द ही लिन तियान ने खुद को शांत किया और अपने दिल में संकल्प लिया, ये तथाकथित यंग लॉर्ड गु वास्तव में दुष्ट है और एक दयालु व्यक्ति नहीं है। वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह पेश आता है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सज्जन व्यक्ति नहीं है, चाहे मैं उसे किसी भी नजर से देखूं। मुझे लिन क्यूहान से कहना चाहिए कि वह उससे सावधान रहे ताकि वह उसके दुष्ट जाल में न फंसे। चूंकि तुमने मुझे अपमानित करने का निर्णय कर लिया है, इसलिए मुझे तुम्हें पीटने का दोष मत दो। इससे पहले गु चांगगे का पीछा करने वाली महिला की शारीरिक बनावट के कारण वह अभी भी सोच रहा था कि गु चांगगे से निपटना है या नहीं। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। अब उसके पास उससे निपटने का एक अच्छा कारण था। ये गु चांगगे ही था जिसने उसे पहले उकसाया था, उसने नहीं। अल्पविराम डॉट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पलक झपकते ही रात आ गई। प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज के ऊपरी क्षेत्र से अचानक वापस आने के कारण केंद्रीय स्वर्गीय शहर में बहुत ज्यादा हलचल मच गई और इससे हर जगह हलचल मच गई। अनगिनत साधकों ने इस मामले पर चर्चा की। ये समाचार प्राचीन लिन परिवार से मध्य राज्य के विभिन्न भागों में फैल गए, जिससे प्रत्येक प्राचीन शहर में भारी हलचल मच गई। सभी प्रमुख ताकतें हिल गईं और उन्होंने अपने वंशजों और शिष्यों को प्राचीन लिन परिवार से मिलने के लिए भेजा। अभी गु चांगगे खिड़की के पास खड़ा था और उसके हाथ अमर रोशनी और खंडहरों को बिखेर रहे थे। वह बहुत रहस्यमयी लग रहा था क्योंकि मंद चांदनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और उसकी काली पोशाक ठंडी हवा से लहरा रही थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी क्योंकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था। वह पहले से ही स्वर्ग के नए नवेले इष्ट पुत्र लिन तियान के बारे में कथानक और रूढ़िवादिता का पता लगा चुका था। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो किसी तरह गिर गया और उसकी बची हुई आत्मा ने एक बेकार शरीर को धारण करके पुनर्जन्म लिया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि लिन तियान को भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वह रिग्रेशन नहीं हो सकता। इससे उसके लिए लिन तियान से निपटना आसान हो गया। बेशक जिस बात ने गु चांगगे को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि जब वह हॉल के बाहर था तो ये लड़का किसी कारणवश कुछ क्षणों के लिए सु किंगगे को गौर से देखता रहा। क्या दूसरे लोगों की स्त्रियों पर लालच करना खलनायक का कर्तव्य नहीं है? आखिर स्वर्ग के प्रिय पुत्रों ने अब ये दायित्व कैसे ग्रहण करना शुरू कर दिया? ऐसा लगता है कि लिन तियान अपनी मौत को लेकर काफी चिंतित था। लीक में लीक जैसी आत्म जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन वह हद पार कर रहा था। विल्फिक का पालना। यदि आप पहले से ही समर्थक हैं या बाय मी ए कॉफी पर मेरा समर्थन करने का इरादा रखते हैं, तो कृपया अपना असली ईमेल इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें। सभी अर्ली एक्सेस अध्याय ईमेल के जरिए भेजे जाते हैं ताकि आपको इसे बार बार चेक न करना पड़े। निकट भविष्य में लॉन्च होने वाली एक समर्थक विशेष साइट तक पहुंचने के लिए भी आपको अपने ईमेल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगला अध्याय भी पढ़िए, यह पहले से ही उपलब्ध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यहाँ उन दो लीग का संक्षिप्त परिचय दिया गया है जिन्हें हमने अब तक देखा है। ये चेन एक निराश और निराश नायक है जो युवावस्था में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन जल्द ही उसकी साधना उन कारणों से नहीं बढ़ी जिन्हें वह समझ नहीं पाया और उसने अपना सारा दर्जा और सम्मान खो दिया। क्योंकि उसकी साधना स्थिर हो गई थी, जो लोग कभी उसका सम्मान करते थे वे उसका उपहास करने लगे और उसे कचरा, मैल और अपने महान ये कबीले का अपमान करने लगे। उसकी मंगेतर ने उसके साथ अपनी सगाई तोड़ दी जिससे उससे बहुत अपमान हुआ, इसलिए उसने लड़की के साथ 3 साल का समझौता किया और स्वर्ग से कसम खाई कि वह उसे और उसे अपमानित करने वाले सभी लोगों को अपमान लौटाएगा।
जब वह जीवन के सबसे निचले स्तर पर था, तो उसकी गैर मौजूद मां द्वारा उसके लिए छोड़ी गई अंगूठी बहुत रोशनी से चमक उठी और अंगूठी से एक स्वर्गीय सुंदरी प्रकट हुई। सुंदरी ने उसे बताया कि उसकी साधना में वृद्धि न होने का कारण यह है कि सुंदरी अपनी बची हुई आत्मा को ठीक करने के लिए उसकी साधना के लिए एकत्रित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को ले जा रही थी। ये सब उसके कारण ही संभव हुआ कि वह अंततः जाग सकी। उसकी साधना को छीनने और उसे अपमान और गंदगी के भंवर में भेजने के लिए माफी मांगने के लिए सुंदरी उसे अपना शिष्य बनाकर महानता प्राप्त करने में मदद करने का वादा करती है। सुंदरी जब जीवित थी तब एक सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति थी और वह ऊपरी क्षेत्र से आई थी। वह निचले क्षेत्र में गिर गई जब कमीनों के एक समूह ने उसे घेर लिया और उसे मारने के लिए उस पर हमला किया। ये भी संभावना है कि वह महान स्थिति वाली एक सर्वोच्च कीमियागर थी। यहीं पर ये चेन की किस्मत पलट जाती है और वह विश्व वर्चस्व और सौंदर्य विजय के अपने रास्ते पर चल पड़ता है, जहां उसे सभी को थप्पड़ मारना था, अपनी पूर्व मंगेतर को थप्पड़ मारना था और सभी अन्य प्रतिभाशाली और युवा स्वामियों को रौंदना था। अंत में ये चेन के पास एक हरम होगा जिसमें उसके स्वामी सुकिंगगे और स्वर्ग की अन्य पसंदीदा बेटियां होंगी जिन्हें बहुत भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन उसकी मुलाकात गू चांगगे से हुई और वह धोखा खा गया। लिन तियान एक निराश और निराश नायक है जो दूसरे निचले क्षेत्र से एक शक्तिशाली देव राजा था। जब वह देव राजा क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा और भी अधिक भव्यता प्राप्त करने के लिए ऊपरी क्षेत्र में चढ़ने का फैसला किया, तो स्वर्गीय दाव ने उसे धोखा देने का फैसला किया। वह एक ब्लैक होल या कुछ और से मिला और ब्लैक होल ने उसे चीर दिया और केवल उसकी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ दिया। उसकी आत्मा का वह छोटा सा हिस्सा ब्रह्मांड में घूमता रहा और एक अन्य निचले क्षेत्र में समाप्त हो गया, जिसमें एक सभ्यता थी जो उस निचले क्षेत्र से बहुत पीछे थी जहां से वह आया था। इस निचले क्षेत्र में उसने एक ऐसे कचरे का शरीर धारण किया जो खेती नहीं कर सकता। लिन तियान को अपने पिछले जीवन के ज्ञान का उपयोग करके एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंचना था। वह अपने ज्ञान का उपयोग उन सभी को थप्पड़ मारने के लिए करेगा जो उसे नीचा देखते थे, अपनी बहन को प्रभावित करके उसका शहद का बर्तन पीता था, स्वर्ग की विभिन्न पसंदीदा बेटियों को अपने अधीन करता था जिन्हें बहुत भाग्य प्राप्त था। वह जल्द ही एक झूठा भगवान बन जाएगा जो कि भगवान राजा क्षेत्र की उसकी पिछली साधना की तुलना में कुछ भी नहीं है, और चढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह वह ऊपरी क्षेत्र में भी चढ़ता रहेगा। अंत में उसके पास एक विशाल हरम होगा जिसमें उसकी बहन, उसकी पुरानी शिष्या, कुछ यादृच्छिक महिला गुरु और भी बहुत कुछ शामिल होगा। वह ऊपरी क्षेत्र में एक सर्वोच्च अस्तित्व होगा जिसकी सर्वोच्च रूढ़िवादी परिवार, संप्रदाय और राज्य पूजा करेंगे और उससे डरेंगे। वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पालक पुत्र भी बन सकता है। उसकी कीमिया, संरचनाओं और अन्य माध्यमिक व्यवसायों का ज्ञान प्राचीन लिन परिवार के निचले क्षेत्र द्वारा विकसित की गई चीजों से कहीं आगे है। वे सभी शक्तिशाली देव राजा के सामने पहाड़ी लोगों के झुंड की तरह हैं। लेकिन उसने गू चांगगे से मुलाकात की और अब वह खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। यदि किसी को इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों की पृष्ठभूमि के बारे में जिज्ञासा हो रही हो तो बस इतना ही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 35। जब भाग्य तुम्हारा साथ न दे तो मृत्यु ही तुम्हारा भाग्य हो, युवा भगवान गू पापी आदमी। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C35। जब भाग्य तुम्हारा साथ न दे तो मृत्यु ही तुम्हारी नियति हो, युवा भगवान गू पापी आदमी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 35। जब भाग्य तुम्हारा साथ न दे तो मृत्यु ही तुम्हारा भाग्य हो, युवा भगवान गू पापी आदमी। गू चांगगे के लिए ये चेन के अभी भी जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि ये चेन को कोई खतरा भी नहीं माना जा सकता था। अगर वह वास्तव में कोई खतरा होता तो गू चांगगे उसे इतने लंबे समय तक जीने नहीं देता। जैसे ही वह उसे नाराज करता, वह उसे मिटा देता, वह कभी दया नहीं दिखाता और अपने विरोधी को बड़ा होने नहीं देता। चाहे ये चेन हो या लिन तियान, वे उसके इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक झुंड और नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं थे, भले ही वे स्वर्ग के पसंदीदा बेटे ही क्यों न हो। वह उन्हें एक के बाद एक काटता रहता। गू चांगगे कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। वह अपने जीवन पर किसी भी खतरे को लंबे समय तक नहीं रहने देगा, वह निश्चित रूप से उन्हें शुरू में ही नष्ट कर देगा। प्राचीन काल से ही खलनायकों की मृत्यु के कारण ये होते थे, बहुत अधिक बातें करना और अहंकार के कारण नायकों को न मारना। वह उन जालों में नहीं फंसेगा जिनमें उससे पहले मरने वाले बहुत से लोग फंस गए थे। वह अपना मुंह बंद रखेगा और अहंकार को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देगा। वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, लेकिन उसका ज्ञान उसे बचाने के लिए पर्याप्त होगा। और क्या, धीरे धीरे स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों को निचले क्षेत्र में मौत के घाट उतारना इतना भी मुश्किल नहीं था। उसे पहली नजर में उन्हें मारने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये चेन और लिन तियान उसके लिए कोई खतरा भी नहीं थे। गू चांगगे को चीजों को वैसे ही स्वीकार करने में खुशी थी जैसे वे थी।
आखिरकार जैसे जैसे वह स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों के भाग्य मूल्य को धीरे धीरे निचोड़ता गया, उसके अपने भाग्य अंक बढ़ते गए। अगर ये छोटी छोटी पाबंदियां न होती तो ये बहुत उबाऊ होता। चूंकि वह देहांतरित होकर खलनायक बन गया है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह वही काम करे जो खलनायक सबसे अच्छा करता है। इसके अलावा उसने सिस्टम से सीखा था कि स्वर्ग के किसी पसंदीदा बच्चे को उसके भाग्य मूल्य को पूरी तरह से प्राप्त करने के बाद मारने से कुछ प्रोत्साहन मिलते हैं। जब वह उनके सभी भाग्य मूल्य को समाप्त कर देता है, तो स्वर्ग के उन पसंदीदा बच्चों को मारने से सिस्टम से कुछ स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त होते हैं। स्वर्गीय पुरस्कार, ये शब्द इतने बुरे नहीं लगे। कम से कम गू चांगगे को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। इसी वजह से गू चांगगे ने ये चेन को इधर उधर जाने की अनुमति दी, अन्यथा उसके लिए अपने गुरु पर आध्यात्मिक निशान के साथ ये चेन को ढूंढना इतना कठिन नहीं होता। गू चांगगे ने तुरंत उससे निपटने का फैसला नहीं किया। वह ये चेन का इंतजार कर रहा था जो उसके खजाने की खोज करेगा और प्राचीन खंडहरों को खोलकर 8 उजाड़ दानव परशु का स्थान खोजेगा। वह उसे अंतिम क्षण तक इस्तेमाल करेगा। आखिरकार निचले लोक में उनके अवतरण के पीछे यही वास्तविक उद्देश्य था। जब गू चांगगे अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। किंगगे, जाओ और दरवाजा खोलो। गू चांगगे ने जब महसूस किया कि कोई व्यक्ति आ गया है तो वह अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका, और फिर उसने सू किंगगे को आदेश दिया जो उससे कुछ ही दूरी पर कोई प्राचीन पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। हाँ, युवा प्रभु। सू किंगगे ने अपने हाथ से किताब नीचे रख दी और हल्के से दरवाजे की ओर चली गई। दरवाजे के बाहर लिन क्यूहान हल्के नीले रंग की पोशाक पहने खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग ने उसके खूबसूरत चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था। उसके हाथ में खाने की एक छोटी सी ट्रे थी जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा था जिससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। ये कुछ पेस्ट्री हैं जो क्यूहान ने अभी अभी बनाई हैं। अगर यंग लॉर्ड गू को भूख लगती है तो वह रात में अपनी भूख मिटाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। लिन क्यूहान ने लाल चेहरे के साथ सू किंगगे से कहा। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था और उसे नहीं पता था कि जब वह विशेष रूप से ये आध्यात्मिक पेस्ट्री बनाने गई थी तो वह क्या सोच रही थी। एक निश्चित स्तर पर साधकों को जीविका के लिए भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती थी और वे आसानी से सिर्फ आध्यात्मिक क्यूई पर जीवित रह सकते थे। संयोगवश वह खाना बनाने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे कुछ बनाकर गू चांगगे को देना चाहिए। समझ गया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, मिस लिन। वास्तव में इस समय यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंगगे, मेरे युवा स्वामी की जगह आपको धन्यवाद देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू किंगगे ने अपने चेहरे पर एक बेदाग लेकिन औपचारिक मुस्कान बिखेरी और ठंडे लहजे में बोली। उसने लिन क्यूहान की ओर अपना इशारा भी नहीं छिपाया और बोलते समय जानबूझकर मेरे यंग लॉर्ड पर जोर दिया। उसके सामने खड़ी मासूम सुंदरता उससे सिर्फ एक बार ही मिली थी, फिर भी उसके युवा स्वामी ने पहले ही उसका दिल जीत लिया था। इससे सू किंगगे को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे लड़की को संकेत देना चाहिए और उसे अपने साथ इस आग के गड्ढे में गिरने से बचाना चाहिए। लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे गू चांगगे के हाथों और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए उसने हार मान ली। जाहिर है, लिन क्यूहान को सू किंगगे के शब्दों में छिपे संकेत समझ में नहीं आए। आखिरकार वह सू किंगगे जितनी तेज तर्रार और चालाक नहीं थी। मुझे तब पवित्र युवती किंगगे को परेशान करना होगा, मैं युवा भगवान गू के आराम को परेशान नहीं करूंगा। लिन क्यूहान की घबराहट उतनी ही बढ़ती गई जितनी देर वह वहां खड़ी रही, इसलिए उसने जल्दी से ट्रे सू किंगगे को सौंप दी और भाग गई, जैसे किसी से बच रही हो। आप उससे एक बार मिले और वह पहले ही गिर चुकी है। यंग लॉर्ड की लोगों के दिलों के साथ खेलने की क्षमता अधिक से अधिक परिष्कृत होती जा रही है। सू किंगगे वापस अंदर चली गई और गू चांगगे के पास पहुंचकर बोली। उसी समय उसने लिन क्यूहान द्वारा बनाए गए केक को रखने वाली ट्रे को खोला। गुंजन, तुरंत ही एक सुखद सुगंध फैली और एक पवित्र चमक ने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। पेस्ट्री के चारों ओर विभिन्न रून और दृश्य चमक उठे और ये देखा जा सकता था कि उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री इतनी सरल नहीं थी। मिस लिन की शिल्पकला बहुत अच्छी है, आपको उनसे सीखना चाहिए, किंगगे। गू चांगगे ने सू किंगगे की पिछली टिप्पणियों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह अभी बहुत अच्छे मूड में था और कुछ निवाले खाने के बाद पेस्ट्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि यंग लॉर्ड उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है, तो क्यों न मिस लिन को अपने साथ ले जाया जाए। क्या ये ज्यादा आसान नहीं होगा? सू किंगगे ने कहा। गू चांगगे ने उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, किंगगे, क्या तुम ईर्ष्यालु हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ईर्ष्यालु किस्म की हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम ऐसे बहुत अप्रिय लग रहे हो। सू किंगगे ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरे प्रभु के विचार बहुत गहरे और मायावी हैं। किंगगे को पर्याप्त आत्म जागरूकता है और वह अपनी जगह जानती है।
मेरे लिए आपका ध्यान आकर्षित करना पहले से ही कठिन है, इसलिए मेरे लिए ईर्ष्या करने का क्या फायदा है। यद्यपि उसके शब्द शांत थे, फिर भी वे उसके हृदय की छोटी सी शिकायत को छिपा नहीं सके। तुम कब से वो बात कहने लगे जो तुम्हारा मतलब नहीं है? गू चांगगे अपनी हंसी रोक नहीं सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट। लिन तियान ने दूर से लिन क्यूहान को लिन परिवार की संपत्ति के एक खास हिस्से से आते देखा। संयोग से वह दिशा वही थी जहां गू चांगगे के आराम करने के लिए क्वार्टर तैयार किए गए थे। ये औरत, आखिर वह क्या कर रही थी? शाम को उसके घर जा रही थी। लिन तियान के कड़वे चेहरे पर क्रोध दिखाई दिया, और वह अपनी मुठ्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। छोटे तियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात अलग है, तुम आज दोपहर कहाँ गए थे? मैं तुम्हें पारिवारिक संपत्ति में कहीं क्यों नहीं ढूंढ पाया? लिन क्यूहान के चेहरे पर खुशी, शर्म, चिंता और कई अन्य जटिल भावनाओं का मिश्रण था। लेकिन जैसे ही उसने लिन तियान को देखा, उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को दबा लिया और उससे सख्त लहजे में सवाल किया। लिन तियान ने अपने दांत पीस लिए। उसका दिल ईर्ष्या और जलन से जल रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और वापस पूछा, बहन, शाम बहुत हो चुकी है। तुम इस समय बाहर क्यों आए हो? क्या तुम उस यंग लॉर्ड गू से मिलने गई थी? लिन तियान खुद भी यह नहीं बता सकता कि इस समय उसके दिल में क्या भावनाएं थी। अगर उसने जल्दी ही इस जुनून को दूर नहीं किया, तो यह उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर देगा, और वह कोई बेवकूफी भरा काम कर सकता है। उसे अपने पूर्ववर्ती के जुनून का समाधान ढूंढना था। लिन क्यूहान के लिए। जैसे ही उसने उसके शब्द सुने, वह घबरा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे किसी बुरे काम के बीच रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर भी उसने लिन तियान के सामने अपना सख्त रूप बनाए रखा और कहा, मेरे मामलों के बारे में चिंता करना बंद करो और अपनी साधना पर ध्यान दो। गू उपनाम वाला वह आदमी एक दुष्ट आदमी है, उसके झूठे रूप से धोखा मत खाओ। मैं एक नजर में बता सकता हूं कि वह एक भेड़िया है जो महिलाओं को धोखा देता है, इसलिए तुम्हें अपना दिमाग खोलना होगा और खतरे को देखना होगा। लिन क्यूहान। लिन तियान ने अपने चेहरे पर कठोरता दिखाते हुए कहा, और अपनी आवाज ऊंची करके सीधे लिन क्यूहान का नाम पुकारा। वह लिन क्यूहान को गू चांगगे के जाल में और ज्यादा नहीं फंसने दे सकता था, चाहे इसके लिए उसे कोई कठोर तरीका ही क्यों न अपनाना पड़े। यंग लॉर्ड गू को क्या हुआ है? लिन क्यूहान उसकी बातें सुनकर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए, और उसका चेहरा और भी खराब हो गया। वह कब से इतनी गिर गई कि लिन तियान भी उसके सिर के ऊपर से कदम रख सकता है। और क्या, उसने यंग लॉर्ड गू के व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, और उसे विश्वास था कि वह विनम्र और सज्जन व्यक्ति जितना हो सकता है उतना सौम्य था। भले ही वह एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन उसने उसे किसी उच्च पद वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करने का एहसास नहीं कराया। यंग लॉर्ड गू के बारे में बुरा मत बोलो। अगर तुम यंग लॉर्ड गू से 1% भी अच्छे होते, तो मुझे तुम्हारे बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लिन क्यूहान ने गुर्राहट के साथ कहा। उसने सोचा कि लिन तियान हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैं जो कह रहा हूं, वह तुम क्यों नहीं समझ सकते? लिन तियान का गुस्सा चरम पर था, और वह बहुत झुंझलाहट के साथ बोला। लेकिन उसके अपनी बात कहने के बाद भी लिन क्यूहान का मन नहीं बदला। आखिर गू उपनाम वाले उस कमीने ने उसे किस तरह की दवा खिलाई होगी? उसने सोचा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हाल ही में तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। भले ही यंग लॉर्ड गू एक अच्छे इंसान न हो, फिर भी वे मुझसे क्या चाहेंगे? वे मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? लिन क्यूहान को नहीं पता था कि लिन तियान से और क्या कहना है, इसलिए उसने उस पर अपने सवाल फेंके और तुरंत चलने के लिए मुड़ गई। दूसरी ओर लिन तियान स्तब्ध होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। ये सही है। गू चांगगे ने उसे क्यों निशाना बनाया? अपनी सैर के बीच में लिन क्यूहान को याद आया कि उसके मन में अभी भी लिन तियान के लिए सवाल है। उसने कीमिया कैसे की? उसने अचानक अपनी साधना कैसे बढ़ा ली? और आज दोपहर वह कहाँ था? दुर्भाग्यवश जब वह पीछे मुड़ी तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 36। सब कुछ नियंत्रण में। लिन तियान की निषिद्ध तकनीक। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C36। सब कुछ नियंत्रण में। लिन तियान की निषिद्ध तकनीक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 36। सब कुछ नियंत्रण में। लिन तियान की निषिद्ध तकनीक। लिन क्यूहान का दिल लिन तियान से ये सारे सवाल पूछने को बेताब था। आखिरकार टहलने के दौरान गू चांगगे की बातें सुनने के बाद उसे वाकई लगा कि लिन तियान के साथ कोई समस्या है। कुछ दिन पहले तक लिन तियान में साधना के बारे में कोई प्रतिभा या जानकारी नहीं थी। अगर कोई उससे आग्रह भी करता और मदद की पेशकश भी करता, तो वह 1 इंच भी नहीं हिलता। लेकिन अब उसे क्या हो गया था? उसके चरित्र में ऐसे परिवर्तन कैसे आए?
वह अचानक एक उपद्रवी और अहंकारी व्यक्ति में कैसे बदल गया? उसने अचानक कीमिया कैसे सीखी? और उसने बुजुर्गों की शिक्षाओं में गलतियां कैसे बताईं? क्या उसके पीछे कोई विशेषज्ञ छिपा था जिसने उसे सब कुछ सिखाया था? या हो सकता है लिन क्यूहान थोड़ा कांप उठा और अब इन मामलों के बारे में नहीं सोचा। दुर्भाग्य से जब तक लिन क्यूहान ने पलट कर देखा, लिन तियान गायब हो चुका था। ये सब देखकर वह हतप्रभ रह गई, इसलिए वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। जो भी हो, मेरी डांट सुनकर वह शायद नाराज हो गया है, वह अपने घर वापस चला गया होगा। मैं कल उससे इन मामलों के बारे में पूछूंगा। आखिर छोटे तियान को क्या हुआ? लिन क्यूहान ने अपना सिर हिलाया और मामले को यहीं छोड़ने का फैसला किया। फिलहाल उसे अपने आराम करने वाले क्वार्टर में वापस लौट जाना चाहिए और अपने निजी मामलों का ध्यान रखना चाहिए। उसने अभी तक अपने छात्रों की प्रस्तुतियों को नहीं देखा था। उसी समय कल फिर से यंग लॉर्ड गू को देखने का विचार उसके मन में आया। तुरंत उसका मूड खुशनुमा हो गया और वह अगले दिन के आने का इंतजार करने लगी। वह चाहती थी कि समय जल्द से जल्द बीत जाए। अगर कल जल्दी आ जाए तो ये रोमांचकारी होगा। एक बार जब लिन तियान और लिन क्यूहान का विवाद समाप्त हो गया, तो गू चांगगे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा, जैसा वह चाहता था। डिंग। लिन क्यूहान को लिन तियान के स्वभाव में अचानक आए बदलाव पर संदेह हो गया है। लिन तियान ने फॉर्चून वैल्यू के 50 अंक खो दिए। होस्ट को 250 डेस्टिनी पॉइंट मिले। निश्चय ही सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा था। उसने अपने पिछले जीवन में कुछ वेब उपन्यास पढ़े थे और इन सभी क्लिच और ट्रॉप्स को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता था। उसने बहुत सारे उपन्यास भी पढ़े थे जिनमें खलनायक की जीत हुई थी, इसलिए गू चांगगे स्वाभाविक रूप से जानता था कि लिन तियान की तरह पुनर्जन्म लेने वाले शक्तिशाली व्यक्ति के सभी फॉर्चून वैल्यू को कैसे निचोड़ना है। सबसे पहले वह नायक और उसके सबसे करीबी व्यक्ति के बीच दरार पैदा करेगा। दूसरा, वह अपने परिवार को उसके खिलाफ खड़ा करेगा। और अंत में वह अपने बुरे लाभ के लिए पूर्ववर्ती के शरीर पर कब्जा करने की बात का खुलासा करेगा। सब कुछ गू चांगगे के नियंत्रण में था और लिन तियान कभी भी कोई चाल नहीं चल पाएगा। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो लिन तियान अब कभी भी अपनी चाल चल सकता है। वह कभी भी मौके पर खड़ा नहीं रहेगा और किसी को बिना लड़े उसे रौंदने नहीं देगा। गू चांगगे की जिज्ञासा तब चरम पर पहुंच गई जब उसने सोचा कि लिन तियान उससे निपटने के लिए किस तरह का तरीका अपनाएगा। क्या वह उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा? वह उसका सिर ईंट की दीवार से टकरा देगा? क्या वह उसे जहर देने की कोशिश करेगा? ये भी काम नहीं करेगा। फिर केवल एक ही तरीका बचा था, लिन तियान किसी प्रकार की निषिद्ध तकनीक का उपयोग करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट। लिन तियान अपने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ अपने आंगन में लौट आया। लिन क्यूहान के शब्दों ने उसे बहुत अपमानित किया था। वह स्वर्गवत देवराजा जिसने अपने पिछले जीवन में पूर्व से पश्चिम तक सर्वोच्च शासन किया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना अपमान सहना पड़ेगा। अब तो कोई औरत भी उसे नीची निगाह से देखती है। उसका क्या मतलब था कि अगर वह गू उपनाम वाले उस लड़के से 1% भी अच्छा होता तो वह उसके बारे में चिंतित नहीं होती। उन टिप्पणियों ने लिन तियान को क्रोधित कर दिया। और चूंकि वह एक शक्तिशाली देवराजा क्रोधित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने विरोधी के खून से इस शर्म को धोना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैं दोपहर में ही सारी सामग्री तैयार करने चला गया। यद्यपि शक्ति मेरी क्षमता का 10,000वां हिस्सा भी नहीं होगी, फिर भी यह उसके जैसे बिगड़ेल बच्चे से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी। हे गू कमीने, तुमने खुद ही यह सब लाद लिया। लिन तियान ने ठंडे मन से सोचा। ऊपरी क्षेत्र से एक व्यक्ति के रूप में गू चांगगे लगातार लिन परिवार के पूर्वज के संरक्षण में था, इसलिए वह उससे निपटने के लिए साधारण साधनों का उपयोग नहीं कर सकता था। और क्या, उसकी वर्तमान ताकत भी गू चांगगे को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो लिन तियान ने सोचा कि एकमात्र तरीका निषिद्ध तकनीक का उपयोग करना था। विल्फिक, हा भाई, मैंने डेट किया। इस पद्धति में उनके इतने विश्वास का कारण सरल था, उनके पास एक प्राचीन निषिद्ध तकनीक थी। यह एक अत्यंत विचित्र और समझ से परे तकनीक थी जो एक अज्ञात क्षेत्र से एक राक्षस को सामने लाती थी, जो बिना कोई निशान छोड़े लक्ष्य को मार सकता था। उसने इसी तकनीक का इस्तेमाल अपने ही जैसे साधना क्षेत्र के एक देव राजा को घायल करने के लिए भी किया था। हालांकि वह अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता था, लेकिन गू चांगगे जैसे युवा से निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं था। बेशक निषिद्ध तकनीक मुफ्त में नहीं मिली। ये जादूगर की जीवन शक्ति को जलाकर उस राक्षस को बलिदान कर देती है जिसे बुलाया जाएगा। लिन तियान को अभी कीमत की परवाह नहीं थी। आखिरकार वह भविष्य में अपने शक्तिशाली साधना आधार को प्राप्त करके अपने जीवन काल के नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकता था। 9 आत्मा धूप को 8 अलग अलग जहरीले जानवरों के रक्तसार में भिगोने और फिर इसे 3 अलग अलग जानवरों की अस्थि मज्जा के साथ मिलाने से इस निचले क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुल जाएगा और दानव अंदर आ जाएगा।
एक बार प्रवेश द्वार खुल जाने के बाद मुझे दानव से संवाद करने और हमारे बीच एक पुल बनाने के लिए नश्वर मांस धूप और नश्वर भूत धन का उपयोग करना होगा। विल्फिक, मैं इस बकवास को पूरी तरह से छोड़ने के बारे में सोच रहा था जो कोई मूल्य नहीं जोड़ता है, लेकिन यहाँ ये सिर्फ मामले में है। लिन तियान दोपहर में इस निश्चित तकनीक के लिए सामग्री तैयार करने में व्यस्त था और यही कारण था कि लिन क्यूहान उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सका। प्राचीन लिन परिवार के वंशज होने के नाते उनके लिए बाहर जाकर इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था करना कठिन नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद लिन तियान को निश्चित तकनीक को करने के लिए आवश्यक चरणों की याद आई और उसने अपने आंगन के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सामग्रियों को रखा। जल्द ही उसने दूसरे क्षेत्र से राक्षस को बुलाना शुरू कर दिया। अपनी आंखें बंद करके लिन तियान संरचना के बीच में बैठ गया और अस्पष्ट शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। ये सामग्रियां सरल नहीं थीं, और कुछ तो मनुष्यों और अन्य जातियों की त्वचा और हड्डियों से बनी थीं, और उन्हें केवल प्राचीन शहरों के अंधेरे में छिपे हुए छायादार काले बाजारों में ही पाया जा सकता था। उनके पूर्ववर्ती ने काफी बचत छोड़ी थी, इसलिए लिन तियान बिना किसी परेशानी के इन सामग्रियों को खरीद सकता था। गुंजन। जल्द ही रंग बिरंगे रूम चारों ओर टिमटिमाने लगे और पूरे प्रांगण में एक खौफनाक माहौल छा गया। अगर कोई इस समय अंदर घुसता तो वह बुरी तरह डर जाता। यह नजारा वाकई बहुत डरावना था। सरसराहट। जैसे ही लिन तियान का जाप तेज हुआ, उसके चारों ओर लाल हवा बहने लगी। लाल बालों की लंटें पतली हवा से बाहर निकली और धरती के ऊपर तैरने लगी, जिससे ठंडी और भयावह आभा फैल रही थी। हालांकि यह अजीब था कि भयावह आभा केवल आंगन के अंदर ही दिखाई देती थी और बाहर कोई भी इसकी उपस्थिति को नहीं देख सकता था। मंद चांदनी के नीचे आंगन शांत और सुनसान लग रहा था, जैसे किसी चीज ने इसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया हो। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी वर्तमान शक्ति के साथ इस स्तर की निश्चित तकनीक को निष्पादित करना आसान नहीं है। लिन तियान के चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं। हालांकि उसका चेहरा अभी भी दृढ़ था, लेकिन कोई भी देख सकता था कि निश्चित तकनीक का इस्तेमाल करने से उसके अस्तित्व पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था। अगले ही पल एक और भी भयावह और बर्फीली ठंडी आभा ने आंगन के अंदर सब कुछ घेर लिया। जो रून पहले रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे, वे काले हो गए और एक दूसरे से लिपटकर सब कुछ घेर लिया। धुंधली धुएं जैसी परछाइयां आसमान से गिरी और धरती से उठी। उसकी जान ले लो, उसकी सच्ची आत्मा को मिटा दो। लिन तियान ने अपने चारों ओर धुआं फैलाने का आदेश दिया। उसी समय उसने अपने मन में गू चांगगे की उपस्थिति को याद किया। मैं अपने जीवन के 15 साल देकर भी इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं। जल्द ही लिन तियान को लगा कि कुछ उसके जीवन के सार को चीर रहा है। उसी समय उसके मन में किसी अदृश्य चीज के साथ एक हल्का सा संबंध बन गया। वह कमजोर होकर लड़खड़ाया और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आखिरकार उसने इसके लिए अपने जीवन के सार का बलिदान कर दिया था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मानसिकता संभाली और आत्मविश्वास से कहा, भले ही तुम मौत से बच जाओ, लेकिन सब्जी बनने से नहीं बच पाओगे। अज्ञात लोक से आए इस तरह के राक्षस से निपटना सबसे मुश्किल था। इनसे मुठभेड़ होने पर मूल रूप से व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाती थी, जिससे तत्काल मृत्यु हो जाती थी। यदि लक्ष्य किसी तरह बच भी गया तो भी वह जीवन भर नासमझ बनकर रह जाएगा। भयावह हवा तेजी से आई और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 37 दानव का आतंक खुद को मौत के घाट उतारना। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C37 दानव का आतंक खुद को मौत के घाट उतारना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 37 दानव का आतंक खुद को मौत के घाट उतारना। इस समय गू चांगगे के विश्राम कक्ष में गू चांगगे ने शांत और उदासीन भाव से अपनी आंखें खोली। जैसे ही लिन तियान ने उसे निशाना बनाया, उसने अपने आसपास के शून्य में एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव महसूस किया। वह एक तूफान की आवाज सुन सकता था, जैसे कि हजारों घोड़े उसकी ओर सरपट दौड़ रहे हो। उसके बाद उसके आसपास एक भयावह और उदास लहर दौड़ गई और उसे एक राक्षस की परिचित सांस महसूस हुई। ऐसा लगता है कि उसने ठीक वही किया जिसकी मुझे उससे उम्मीद थी, बस ये निश्चित तकनीक थोड़ी। गू चांगगे की मुस्कान में कौतूहल भर गया। गुंजन। उसकी पुतलियों के बीच से एक गहरी चमक चमक उठी। चेतना के सागर स्वाभाविक ईश्वर के मंदिर के अंदर मौजूद सहज ईश्वर ने भी उसकी गहरी और उदासीन आंखें खोल दी। एक गहरे काले कोहरे की तरह एक जेट ब्लैक आभा उससे निकल रही थी, जो रहस्यमय और अथाह लग रही थी। तुम अभी भी एक शक्तिशाली पुनर्जन्म के लिए बहुत कच्चे हो। ऐसी तुच्छ चाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गू चांगगे के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी उदासीनता एक बार फिर हावी हो गई। उसे अपने शैतान हृदय पर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं थी। स्वाभाविक ईश्वर का मंदिर अकेले ही एक मौलिक प्रतिभा थी जो किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकती थी।
और जब उसने अपने स्वाभाविक ईश्वर के मंदिर को अपनी राक्षसी प्रकृति से दूषित कर दिया, तो वह किसी भी चीज से और भी अधिक निडर हो गया जो उसके सामने आ सकती थी। सरल शब्दों में कहें तो इस स्तर का राक्षस उसकी आत्मा के लिए सूप से अधिक कुछ नहीं था। असंख्य दानव। गु चांगगे का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा हो गया, लेकिन उसने जल्द ही सु किंगगे की ओर देखा जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगले ही पल उसकी हथेली पर काली चमक छा गई और उसके हाथों में भयानक राक्षस लिपट गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अद्वितीय राक्षस फिर से जीवित हो रहा हो, जो अपने पीछे आने वाली हर चीज को निगल जाना चाहता हो। गु चांगगे ने अपनी हथेली शून्य में डाली। ठंडी हवा बह निकली और उसने किसी भयभीत राक्षस की तीखी चीखें सुनी। अगले ही पल उसने काले धुएं के गुच्छों को पीछे खींच लिया जो पूरी तरह से भय से कांप रहे थे। गु चांगगे के जन्मजात ईश्वर ने एक कदम आगे बढ़ाया और सांस ली और तुरंत धुएं को निगल लिया, जैसे कि एक प्याला खा रहे हो। कच क्रैक। जल्द ही किसी के मांस चबाने की आवाजें गूंजने लगी। बड़ी संख्या में राक्षस भय और निराशा में चीखने लगे, लेकिन वे जन्मजात भगवान के पेट में निगल जाने के अपने भाग्य से बच नहीं सके। गु चांगगे ने अपनी आत्मा को थोड़ा मजबूत महसूस किया। वह लिन तियान के जीवन काल का भी एक संकेत महसूस कर सकता था जो उसके अस्तित्व को पोषित कर रहा था। पलक झपकते ही शून्य में शांति लौट आई, जैसे पहले वहां कुछ हुआ ही न हो। डिंग। लिन तियान का जीवन काल बहुत कम हो गया है। लिन तियान ने अपने भाग्य मूल्य के 150 अंक खो दिए। मेजबान को 750 भाग्य अंक मिले। गु चांगगे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा, लेकिन उसने इस घोषणा की ज्यादा परवाह नहीं की। क्या ये खुद को मौत के घाट उतारने जैसा नहीं है? स्वर्ग का ये नवजात कृपापात्र अवश्य ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और वह पहले ही इतना बड़ा झटका खा चुका है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गु चांगगे ने चंचल मुस्कान के साथ सोचा, मेरे प्रभु कृपया इस दास के पाप को क्षमा करें। ये बूढ़ा दास आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए इस बूढ़े दास को उम्मीद है कि मेरे प्रभु उसे सजा देंगे। जैसे ही ओल्ड मिंक जो विश्राम कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था ने शून्य की अशांति महसूस की, वह भाग गया। उसका रंग बहुत ही बदसूरत लग रहा था और वह डर के मारे घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी हिम्मत करके उसके भगवान पर रात के अंधेरे में हमला कर सकता है। और उन्होंने तो बहुत ही गंदी चाल चली। बूढ़े मिंग को पसीना आ गया जब उसने सोचा कि यह सब उस परिवार के दायरे में हुआ जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। क्या उनके युवा स्वामी इस हमले से निपटने में असमर्थ थे? बूढ़े मिंग को इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं थी। उसे डर था कि 10,000 मौतें भी उसे माफी दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। गुंजन। गु चांगगे ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांत भाव से हॉल के बाहर आए। चिंता मत करो, इस तरह की विधि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर मैं जानना चाहता हूं कि यह किसने किया। निचले क्षेत्र में ऐसा कौन तरीका अपनाता है? गु चांगगे शांत और शांत दिख रहे थे, हालांकि उनके दिल में वह स्थिति पर थोड़ा हंसे। साथ ही उन्होंने लिन तियान का नाम सीधे तौर पर न लेने का फैसला किया। आखिरकार उसे प्राचीन लिन परिवार के वंशजों और शिष्यों की पहचान नहीं जाननी चाहिए थी, क्योंकि उसने आज ही लिन क्यूहान के साथ बातचीत की थी। अगर वह ऐसा करने वाले का नाम बताता तो ये बहुत ही मनमाना होता। बेशक गु चांगगे चाहते थे कि लिन परिवार खुद हमलावर को ढूंढे। लिन तियान को अभी बहुत बुरा लग रहा होगा और वह कहीं भाग नहीं सकता। उसे बस बैठकर एक अच्छा शो देखने की जरूरत थी। उसने सोचा था कि स्वर्ग का प्रिय पुत्र इस बार थोड़ा अधिक दिलचस्प होगा, लेकिन वह एक घोर निराशा साबित हुआ, जिसे उसके स्वर्गीय पिता ने पलक झपकते ही त्याग दिया। गु चांगगे खुद को ऊब महसूस करने से नहीं रोक सके। वह बहुत ताकतवर था, इसलिए स्वर्ग के ये कमजोर कृपापात्र बच्चे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। और क्या, उसे अब फॉर्च्यून बैकलैश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए स्वर्ग के ये कृपापात्र बच्चे वाकई चींटियों की तरह थे जिन्हें वह किसी भी समय कुचलकर मार सकता था। चूंकि मैंने पहले ही निश्चित तकनीक को हल कर लिया है, इसलिए इसे करने वाला व्यक्ति अवश्य ही रिबाउंड से पीड़ित होगा। ये बूढ़ा गुलाम तुरंत जाकर जांच करेगा। मैं निश्चित रूप से हमलावर को ढूंढूंगा और आपको स्पष्टीकरण दूंगा, मेरे प्रभु। बूढ़े मिंग को यह एहसास हुआ कि गु चांगगे ने वास्तव में उसे दोषी नहीं ठहराया था, इसलिए उसका दिल द्रवित हो गया। वह उसकी उदारता से दंग रह गया और उसने तुरंत वादा किया कि चाहे जो भी हो, वह विरोधी को पकड़ लेगा। गु चांगगे ने सिर हिलाया और अपने स्थान पर लौट आया। महाराज, क्या बाहर कुछ हुआ है? सु किंगगे ने हैरान भाव से पूछा। वह कुछ देर पहले सो रही थी, लेकिन किसी शोर के कारण वह जाग गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ खास नहीं, आप चैन से सो सकते हैं, गु चांगगे ने कहा। उसी समय बूढ़े मिंग ने लिन परिवार के उच्च अधिकारियों को बुलाया और पूरा लिन परिवार एक भयंकर तूफान से गुजरा। हर कोई भयभीत महसूस कर रहा था।
लिन परिवार के बुजुर्ग और कुलपति भी भय से पीले पड़ गए। सभी हमलावर की तलाश में निकल पड़े। आज रात किसी में भी सोने की हिम्मत या इच्छा नहीं थी, क्योंकि यंग लॉर्ड गु के खिलाफ इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी। ऐसी निषिद्ध तकनीक ऐसी चीज नहीं थी जिससे आम लोग संपर्क कर सकें। ये बात सभी के लिए बहुत स्पष्ट थी। वे सभी प्रार्थना करते थे कि यह उनके अपने वंशजों में से किसी ने न किया हो, अन्यथा वे इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। अल्पविराम डॉट। मंद चांदनी के नीचे लिन तियान को लगा कि जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके और स्वर्गीय दानव के बीच का संबंध गायब हो गया है, कुछ गलत हो गया है। अच्छा नहीं, क्या हुआ? प्रतिक्रिया। मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिन तियान अपने सदमे को रोक नहीं सका। उसने कभी भी घटनाओं के ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। उसका रंग पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसके बाल तेजी से सफेद होने लगे और उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में ही 1 दर्जन साल बूढ़ा हो गया हो। उसका पूरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा देगा। जिस क्षण निश्चित तकनीक का कनेक्शन टूटा, लिन तियान को उन राक्षसों के झुंड का आतंक महसूस हुआ जिन्हें उसने बुलाया था। यह परम भय था जो उसने महसूस किया, जैसे कि वह राक्षसों के बीच सबसे बड़े राक्षस से टकरा गया था। नहीं, वह सभी राक्षसों के सम्राट, राक्षसों के भगवान से टकरा गया था। उनके भय का स्रोत गु चांगगे था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गु उपनाम वाला वह कमीना अभी भी ठीक है, इसलिए मैं निश्चित रूप से अब लिन परिवार में नहीं रह सकता। अगर वे मुझे इस तरह पा गए तो। लिन तियान का रंग रूप एकदम बदल गया। कुछ देर पहले वह किशोर था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। कोई भी देख सकता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इस समय तो भेस बदलने की तकनीक भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। लिन परिवार के विशेषज्ञ उसे देखकर ही पता लगा लेंगे कि उसका मूल क्षतिग्रस्त हो गया है। जल्द ही लिन तियान का रंग पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। उसने अपने आंगन के बाहर पदचिह्नों की आवाज सुनी और महसूस किया कि पूरा लिन परिवार इस समय उथल पुथल में था। लिन परिवार के लोगों ने अपने प्राचीन शहर को पूरी तरह से सील कर दिया था। बहुत सारे साधक भी आसमान में ऊपर दिखाई दिए और अपनी राजसी आभा से जमीन के हर इंच को दबा दिया। वे हर उस व्यक्ति की पूरी तरह से जांच करने के लिए तैयार थे जो उन्हें संदेह में डालता था। लिन तियान को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। उसकी चिंता अब उसके सिर पर चढ़ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, एक शक्तिशाली देव राजा, ऐसी जगह पर गिर जाऊं? नहीं, मैं लिन परिवार में बस एक बेकार चीज हूं, इसलिए उन्हें इतनी जल्दी मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। उसने स्वयं को शांत किया और अपनी स्थिति को सुधारने का उपाय सोचने लगा। ठीक इसी समय लिन क्यूहान की चिंतित आवाज उसके आंगन के बाहर से सुनाई दी। छोटे तियान, कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए पिताजी ने अभी सभी को बुलाया है। बाहर आओ, हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। इसके साथ ही लिन तियान का दिल पूरी तरह से डूब गया। विल्फिक का पालना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 38। सुनहरा सिकाडा अपने खोल से बाहर निकलता है, सचमुच परिचय स्नेह को जन्म देता है। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C38 गोल्डन सिकाडा अपने खोल से बाहर निकलता है, सचमुच परिचय स्नेह को जन्म देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 38। सुनहरा सिकाडा अपने खोल से बाहर निकलता है, सचमुच परिचय स्नेह को जन्म देता है। विल्फिक का पालना। गोल्डन सिकाडा एस्केप्स इट्स शेल एक मुहावरा है जिसका अर्थ है छोटी मोटी तरकीबों से बच निकलना या भागने के लिए तरकीबें अपनाना। बाहर से आते कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आती गई और लिन क्यूहान निश्चित रूप से अकेला नहीं था। लिन तियान का चेहरा और भी पीला पड़ गया, उसका शरीर कमजोरी के कारण कांपता रहा, उसका दिल डूबता रहा। ऐसे समय में वह क्या कर सकता था? नहीं, वह मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। वह इस समय बहुत दुखी था। उसका मूल नष्ट हो चुका था और उसे हिंसक प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ी थी। सबसे पहले तो वही ये कि जब वह सीधा चल भी नहीं सकता था तो वह बाहर कैसे भाग सकता था। लिन तियान को निराशा की गहरी भावना महसूस हुई। ये निराशा उससे अलग नहीं थी जो उसने तब महसूस की थी जब वह शून्य से टूटकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ाई के बीच में ही उसे एक स्थानिक दरार का सामना करना पड़ा और उसका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। उसने अपने हृदय में पुनः वही निराशा और शक्तिहीनता महसूस की। क्या वह सचमुच आज रात अपने अंत तक पहुंच जाएगा? वह ये स्वीकार नहीं कर सका। आखिरकार पुनरुत्थान का मौका मिलने के बाद अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने के बजाय वह और नीचे गिरता जा रहा था। लिन तियान अपने दिल में दहाड़ा क्योंकि उसके अंदर अनिच्छा उमड़ रही थी। लेकिन ठीक इसी समय ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने उसकी निराशा भरी पुकार सुन ली हो और उसे नरक के उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही थी जिसमें वह गिर रहा था। अचानक लिन तियान के मन में आशा की एक किरण चमक उठी। निलंबित एनिमेशन। ये सही है।
वह अपनी मौत का नाटक कर सकता था और इस विपत्ति से बच सकता था। लिन तियान एक निर्दयी व्यक्ति था जो जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता था। तुरंत उसने अपने दिल की नस काट दी और एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके अपनी बची हुई आत्मा को चेतना के सागर की सबसे गहरी गहराई में छिपा दिया। कोई भी उसकी गुप्त तकनीक को नहीं देख पाएगा। आखिरकार पूर्ववर्ती की आत्मा बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी और जो कुछ भी बचा था वह एक खाली खोल से ज्यादा कुछ नहीं था। और अब जब उसने अपने दिल की नस काट ली है तो शरीर की सारी जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। और जैसा कि भाग्य में लिखा था, ये गुप्त तकनीक इस प्रकार काम आई। 3 दिन बाद तकनीक का प्रभाव गायब हो जाएगा और वह स्वतः ही जाग जाएगा तथा उसके हृदय की नसें भी स्वयं ही ठीक होने लगेंगी। भले ही लिन परिवार के सदस्यों ने उसे खोज लिया, वह उन्हें भ्रमित करने के लिए भूलने की बीमारी का बहाना बना सकता था। लिन तियान ने जैसे ही अपनी योजना के बारे में सोचा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अमल में लाया। वह जोर से चिल्लाया और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और उसका कांपता हुआ शरीर जमीन पर गिर गया। टकराना। उसी समय किसी ने आंगन का गेट खोला और अंदर घुस आया। छोटे तियान, क्या हुआ? लिन तियान, लिन क्यूहान और अन्य लोग अपने सामने जो कुछ देखा उससे बहुत हैरान रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट। अगले दिन जब आसमान में हल्की रोशनी हुई थी, हॉल के बाहर हो रही हलचल से गू चांगगे की नींद खुल गई। कल रात बड़ी संख्या में राक्षसों को भस्म करने के बाद साथ ही लिन तियान की जीवन अवधि, उसकी आत्मा की शक्ति नई ऊंचाइयों तक मजबूत हो गई थी। जीवन की वह कड़ी एक शक्तिशाली देव राजा की थी। आखिरकार भले ही वह अब उतना शक्तिशाली नहीं था जितना वह अपने समय में था, इसमें अभी भी बहुत शक्ति थी। गू चांगगे ने सब कुछ पचा लिया और गहरी नींद में सो गया। आखिरकार दूसरे साधकों की तरह उसे 24 घंटे जागते रहने और अपने साधना आधार को समझने और बढ़ाने के लिए पैर मोड़कर बैठने की जरूरत नहीं थी। चूंकि वह अपने आंकड़ों में अंक जोड़कर अपने साधना आधार को बढ़ा सकता था, तो वह खुद को क्यों कष्ट देगा? महाराज, बाहर बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सु किंगगे ने पहले से ही एक साफ सुथरी और रेशमी मुलायम पोशाक पहन रखी थी जो उसके फिगर को और भी निखार रही थी। उसका सुंदर और बेदाग चेहरा हल्की धूप में चमक रहा था। गू चांगगे से बात करते हुए उसने कुछ जिज्ञासा और संदेह के साथ बाहर की ओर देखा। कल रात जब वह सो रही थी तो क्या हुआ था? गू चांगगे ने उसे कुछ नहीं बताया, इसलिए वह अभी भी घटनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों ओल्ड मिंग सहित प्राचीन लिन परिवार के सभी सदस्य डरे हुए दिख रहे थे और बाहर खड़े होकर सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बताना कठिन नहीं था कि वे उसके युवा स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने चूहा पकड़ लिया है। गू चांगगे ने अपने हाथ पैर फैलाकर उत्तर दिया। सु किंगगे उत्तर जानने के लिए इंतजार नहीं कर सका और आश्चर्य से पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रभु? जाहिर है, मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसने कल रात मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। गू चांगगे ने ऐसे उत्तर दिया जैसे ये कोई तुच्छ बात हो। भले ही लिन तियान के पंख उगाए हों, लेकिन वह लिन परिवार के घेरे से बच नहीं पाएगा। गू चांगगे को इस मामले में कोई संदेह नहीं था। ऐसा कुछ हुआ और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सु किंगगे उसके अचानक कहे गए शब्दों से हैरान रह गई। कल रात वह कितनी गहरी नींद में सो रही थी। इतने बड़े मामले के बावजूद वह कैसे सो गई? या क्या ये हो सकता है कि उसके युवा स्वामी ने उसे परेशान न करने के लिए जानबूझकर उसकी हरकतों को दबा दिया था? ये सोचते ही सु किंगगे का दिल धड़क उठा। गू चांगगे जैसा अलग थलग और सम्मानित व्यक्ति दूसरों की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकता था। फिर भी वह इतना सावधान था और उसे अपने विचारों में रखता था। इस एहसास के बाद सु किंगगे कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी? उसकी ओर से ये छोटे छोटे इशारे और देखभाल के कार्य ही कारण थे कि वह उसके जाल में और अधिक फंसती चली गई। गू चांगगे को स्पष्ट रूप से सु किंगगे के विचारों का पता नहीं था। आखिरकार वह भी किसी महिला के मन की बात को अपने हाथ की हथेली की तरह पढ़ने का दावा नहीं कर सकता था। हालांकि सिस्टम ने उसे एक संकेत के माध्यम से बताया कि उसके भाग्य का मूल्य बेहतर हो गया है। इससे वह बता सकता था कि सु किंगगे का दिल उसके प्रति अधिक से अधिक समर्पित हो रहा था। निश्चित रूप से ये वैसा ही था जैसा कि प्राचीन लोग कहते थे, परिचितता स्नेह को जन्म देती है। तुम कल रात सुअर की तरह सोए थे, तो तुम्हें कैसे पता? गू चांगगे ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा और फिर बाहर चला गया। दूसरी ओर सु किंगगे ने जवाब में नाक भान सिकुड़ी और जिज्ञासा से पूछा, क्या कल रात जिसने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी, वह लिन तियान नाम का लड़का था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप कैसे बता सकते हैं? गू चांगगे को उसकी बातों से थोड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, मुझे लगा कि मेरे प्रभु और लिन क्यूहान नामक लड़की के बीच संवाद सुनने के बाद लिन तियान नामक उस बेकार चीज के साथ कोई समस्या थी। सु किंगगे ने समझाया, तुम वाकई एक समझदार महिला हो।
मैंने तुम्हें इतना समय व्यर्थ में नहीं बिगाड़ा। गु चांगगे ने प्रशंसा की। बस इतना ही कि सु किंगे के पास अभी भी कुछ सवाल थे जो उसे हैरान कर रहे थे। लिन तियान नामक वह युवक अपना दिमाग क्यों खो बैठा और अपने युवा स्वामी पर हमला करने क्यों आया? क्या वह जीने से थक गया था? कभी कभी अज्ञानता और ईर्ष्या वास्तव में किसी को मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। जल्द ही गु चांगगे बाहर आ गया और उसने प्राचीन लिन परिवार के लोगों के चेहरों की बड़ी संख्या देखी। मेरे प्रभु, ये बूढ़ा दास अपने वंशजों को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं कर सका। कृपया इस दास को दंड दें, मेरे प्रभु। अपने चेहरे पर अपराध बोध लिए बूढ़ा मिंग सबसे आगे खड़ा था। जैसे ही गु चांगगे दिखाई दिया, वह एक कदम आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर खुद को दोषी मान लिया। क्या तुम्हें हमलावर मिल गया? गु चांगगे की शक्ति जवाब में उभरी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। उसका चेहरा अब भी पहले जैसा उदासीन था और कोई नहीं बता सकता था कि वह नाराज था या खुश। जाहिर है, वह अपने प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानता था। और क्या, शुरू में तो यह ओल्ड मिंग की गलती नहीं थी। ओल्ड मिंग की तो बात ही छोड़िए, प्राचीन लिन परिवार के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका ये कूड़ा कचरा ऐसा अत्याचार करेगा। फिर भी वह अपने चेहरे पर यह नहीं दिखा सकता था। प्राचीन लिन परिवार को लिन तियान के कब्जे के बारे में सच्चाई का पता लगाना अधिक दिलचस्प होगा, बजाय इसके कि वह खुद इसे उजागर करे। महाराज, हमें वह व्यक्ति तो मिल गया है, लेकिन बूढ़े मिंग का अपराधबोध इतना बढ़ गया कि वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसके पीछे खड़े लिन परिवार के लोग भी कांप उठे और उनमें से किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। सबसे बुरी हालत में कोई और नहीं बल्कि प्राचीन लिन परिवार का मुखिया था। उसके माथे और पीठ पर ठंडा पसीना था और उसे लगा कि आने वाले दबाव के कारण उसके पैर नरम पड़ गए हैं। एक बार जब उसके सामने युवा भगवान क्रोधित हो गया, तो वह अकेले नहीं गिरेगा। पूरा प्राचीन लिन परिवार और यहां तक कि उनके पूर्वज भी पीड़ित होंगे। प्राचीन लिन परिवार में हर किसी की मनोदशा उसके जैसी ही थी। वे अपने दिलों में घबराहट को दबा नहीं पाए और अपने पैरों पर खड़े हो गए जैसे कि सम्राट की क्रोध भरी सजा का इंतजार कर रहे हो। लिन क्यूहान भी अपवाद नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई थी जो उसे पिछली रात वास्तविकता का सामना करने के बाद मिला था। वह अभी भी खुद को ये सब मानने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। ओह, क्या बात है? हमलावर को कुछ हुआ है क्या? गु चांगगे ने दिलचस्पी से पूछा। वह जानना चाहता था कि लिन तियान के पास और क्या तरकीबें छिपी हैं। या फिर उसके सामने वाले लोग कोई बहाना बनाकर यह कहने वाले थे कि वह भाग गया। या फिर वे दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। कल रात फिर गहरी ग्लानि के साथ बूढ़े मिंग ने पिछली रात जो कुछ हुआ था उसे बताना शुरू किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 39 मृत्यु का नाटक पुनरुत्थान की प्रतीक्षा। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ C39 मृत्यु का नाटक पुनरुत्थान की प्रतीक्षा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 39 मृत्यु का नाटक पुनरुत्थान की प्रतीक्षा। कल रात हर जगह तलाश करने के बाद उन्हें आखिरकार हमलावर मिल गया। ये लिन तियान था, लिन परिवार के मुखिया का सबसे छोटा बेटा जिसे परिवार में कोई पसंद नहीं करता था। उसे लिन परिवार का बेकार आदमी माना जाता था जो खेती नहीं कर सकता था। उस समय ये बात जानकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब वे उसके आंगन में पहुंचे तो उन्होंने लिन तियान को उसके मूल रूप में क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया। उसका चेहरा बूढ़ा हो गया था और वह अपने ही खून के तालाब में गिर गया था। उसने पहले ही अपने दिल की नस काट ली थी और मर गया। उनके लिए मामले की तह तक जाना असंभव था। वे एक मरे हुए आदमी से क्या पूछ सकते थे? पूरा लिन परिवार निराश हो गया। वे इतने हताश थे कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे जो पूरे परिवार की पीड़ा के बजाय दोष अपने ऊपर ले सके। हर कोई लिन तियान से दिल की गहराइयों से नफरत करता था। उसकी मृत्यु हो गई। गु चांगगे ने जब उनका स्पष्टीकरण सुना तो वह अचंभित रह गया। क्या उसे छोटी मोटी तरकीबें अपनाकर बच निकलना नहीं चाहिए था? गु चांगगे को लगा कि यह असंभव है। लिन तियान वास्तव में मरा नहीं था और वह मरने का नाटक कर रहा होगा। ऐसी बहुत सी गुप्त तकनीकें थी जो दुनिया में निलंबित अवस्था में जाने की अनुमति देती थी और उन लोगों को धोखा देना मुश्किल नहीं था जो पर्याप्त नहीं जानते थे। और क्या, लिन तियान के पास शक्तिशाली भाग्य था जो उसका साथ दे रहा था, तो वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? गु चांगगे को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन तियान ने सभी की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया। आखिर क्षतिग्रस्त मूल वाली बची हुई आत्मा शरीर से बचकर कहां जा सकती है? ऐसी बची हुई आत्मा को नष्ट करने के लिए हल्की हवा का झोंका ही काफी होगा। इसके अलावा स्वर्ग का प्रिय पुत्र आत्महत्या कैसे कर सकता है? लिन तियान उससे बहुत नफरत करता था, तो क्या वह उसे मारने से पहले आत्महत्या कर लेगा?
अगर उसने वाकई ऐसा किया तो वह स्वर्ग के सभी इष्ट बच्चों के लिए अपमान का विषय होगा। सिस्टम ने कोई संकेत नहीं दिया था, इसलिए गू चांगगे को यकीन था कि लिन तियान अभी भी जीवित है। वह केवल किसी तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग करके मौत का नाटक कर रहा था। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह, गू चांगगे, उसकी तुच्छ पार्लर चालों को नहीं देख पाएगा? गू चांगगे के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, न ही उसने अपने सामने खड़े लोगों को कोई जवाब दिया। उसकी खामोशी ने लिन परिवार के लोगों की बेचैनी को और बढ़ा दिया, और लिन तियान के लिए उनकी नफरत और बढ़ गई। यहां तक कि लिन परिवार के कुलपति ने भी ऐसी विपत्ति को जन्म देने के लिए खुद को कोसा। पिछले कुछ दिनों में लिन क्यूहान की यह बात सुनकर उसे राहत महसूस हुई थी कि लिन तियान ने एक नया अध्याय शुरू किया है। लेकिन कल रात की उसकी हरकतों ने उसे बहुत परेशान कर दिया। डिंग। प्राचीन लिन परिवार में हर किसी ने लिन तियान के प्रति घृणा विकसित कर ली है। लिन तियान ने फॉर्चून वैल्यू के 100 अंक खो दिए। होस्ट को 500 डेस्टिनी पॉइंट मिले। ठीक इसी समय सिस्टम का संकेत गू चांगगे के दिमाग में गूंज उठा। गू चांगगे अपने दिल में थोड़ा सा हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये भी काम किया। लिन तियान के पास बहुत अधिक भाग्य मूल्य नहीं बचा था, और उसने अनुमान लगाया कि जो कुछ भी उसके पास बचा था, वह सब लिन क्यूहान के साथ उसके रिश्ते के कारण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम अपने कुत्ते को अनुशासित नहीं कर पाए। कृपया हमें सजा दीजिए, युवा स्वामी। लिन तियान ने चुपके से यंग लॉर्ड पर हमला करने की साजिश रची और यह सब हमारी लापरवाही के कारण हुआ। हम आपकी सजा पाने को तैयार हैं, यंग लॉर्ड। लिन परिवार के सभी लोग एक स्वर में घुटनों के बल बैठ गए और पूरी ईमानदारी और भय के साथ बोले। बूढ़े मिंग ने गू चांगगे की स्थिति और पृष्ठभूमि के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया था। अभी उनके लिए बेहतर होगा कि वे अपने पापों को स्वीकार करें और ईमानदारी से सजा की मांग करें, बजाय इसके कि वे इसमें शामिल न होने का नाटक करें। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका इस घटना से कोई लेना देना था या नहीं। शक्ति ही वास्तव में अधिकार है। सु किंगगे, जो इस समय चुपचाप गू चांगगे के पीछे खड़ी थी, ने अचानक अपने मन में प्रशंसा से भरी एक दुष्ट आवाज सुनी। यह उसकी दूसरी आत्मा थी। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। पिछले कुछ समय में उसने अपनी दूसरी आत्मा से कई यादें जगाई थी। ऊपरी क्षेत्र से जुड़ी यादें भी थीं, जो उसे थोड़ा भ्रमित करती थीं, इसलिए उसने बिखरी हुई जानकारी को समझने के लिए प्राचीन किताबें पढ़ने का शौक अपनाया। उसी समय वह धीरे धीरे एक प्राचीन साधना पद्धति की विरासत पर नजर डालने लगी जो उन यादों के साथ प्रकट हुई थी। उसने गू चांगगे से यह रहस्य छिपा रखा था। आखिरकार एक शरीर में दो आत्माएं होना ही उसका सबसे बड़ा रहस्य था। वह नहीं जानती थी कि इस तरह की बात किसी और से कैसे की जाए। मेरे प्रभु, कृपया इस बूढ़े दास को इस घटना के लिए दंडित करें। हालांकि हम लिन तियान के कार्यों के पीछे का कारण नहीं जानते, लेकिन यह एक तथ्य है कि उसने इस बूढ़े दास के वंशज के रूप में वह जघन्य कृत्य किया था। ये बूढ़ा दास अब मेरे प्रभु के सामने अपना चेहरा दिखाने में भी शर्मिंदा है। बूढ़े मिंग ने अपने चेहरे पर गहरी अपराध बोध के भाव के साथ कहा। वह नहीं जानता था कि लिन तियान का सौदा क्या था, न ही वह समझ सकता था कि उसके जैसा बेकार व्यक्ति जो खेती भी नहीं कर सकता, ऐसी शातिर निषिद्ध तकनीक का उपयोग कैसे कर सकता है। दुर्भाग्य से उन्हें प्राचीन लिन परिवार को फंसाने के लिए लिन तियान का उपयोग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। यह मामला बहुत अजीब है। मिस क्यूहान ने मुझे कुछ समय पहले लिन तियान नाम के उस व्यक्ति के बारे में बताया था। वह एक साधारण बेकार बच्चा था, जिसके पास मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई क्षमता नहीं होनी चाहिए, न ही उसके पास ऐसा कुछ करने की हिम्मत होगी। और क्या, ऊपरी क्षेत्र में कई गुप्त तकनीकें हैं जो लोगों को किसी और के शरीर पर कब्जा करने और यहां तक कि उनके दिमाग में हेरफेर करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि यह लिन तियान द्वारा किया गया था, मुझे पता है कि इसका लिन परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है। कौन जानता है, कोई आपको निशाना बनाने और फंसाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि आप मेरे अनुयायियों के वंशज हैं, और क्योंकि मैं यहां रह रहा हूं। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। ये भगवान कोई अंधाधुंध शैतान नहीं है जो आपको किसी ऐसी चीज के लिए जवाबदेह ठहराएगा जो आपकी गलती नहीं है। अंत में गू चांगगे ने बात की और ओल्ड मिंग और प्राचीन लिन परिवार के लोगों को जवाब दिया। उनका स्वर सपाट था, और जब उन्होंने उन उदार शब्दों का उच्चारण किया तो कोई भी उनके आभामंडल में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सकता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस सब के लिए प्राचीन लिन परिवार को दोष नहीं देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्पष्ट रूप से कहें तो उसे इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह इस मामले के बारे में किसी और से बेहतर जानता था, और सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ये लिन परिवार की गलती नहीं थी कि एक मजबूत व्यक्ति ने उनके अपशिष्ट लिन तियान के शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर भी उसे यह दिखावा करना पड़ा कि वह कुछ नहीं जानता और बस लिन परिवार को अपना चेहरा दिखा रहा था।
इस तरह वह लिन परिवार के सभी लोगों के सामने अपनी उदारता और प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता था और उनका दिल जीत सकता था। हालांकि इससे उसे किसी भी तरह से मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ये कोई बुरी बात भी नहीं है। वह इसे ओल्ड मिंग को सम्मान देने के रूप में भी देख सकता था, और इससे ओल्ड मिंग उसके लिए काम करने में और भी अधिक समर्पित हो जाएगा। क्षमा के कुछ शब्द कहने से उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि उसे लाभ ही हुआ। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी। युवा प्रभु उदार और दयालु है। लिन परिवार में बूढ़े मिंग सहित सभी ने राहत की सांस ली जब उन्होंने गु चांगगे की बातें सुनी। उनके दिलों को राहत मिली और उनके सीने में अपार उत्साह उमड़ आया। बेशक उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि गु चांगगे ने उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया क्योंकि वह उनके लिन परिवार से निपटने के लिए परेशान नहीं था। यही वह कितना ऊंचा था। धन्यवाद मेरे प्रभु। बूढ़े मिंग ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और भावुक स्वर में कहा। वह ये देखकर अभिभूत हो गया कि एक सेवक के रूप में उसे अपने युवा स्वामी से इतना सम्मान मिला है। उसे लगा कि वह अपने उदार युवा स्वामी के लिए काम करने में सक्षम होने के लिए धन्य है। बगल में खड़ी लिन क्यूहान भी यंग लॉर्ड गु के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यंग लॉर्ड गु परिवार में उसका दर्जा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उसका चेहरा लाल हो गया और वह अज्ञात चीजों के बारे में कल्पना करने लगी। लिन तियान की अचानक मौत पर उसे जो दुख हुआ था वह रात भर में काफी कम हो गया था। युवा स्वामी, कृपया निश्चिंत रहें कि मैं इस मामले की जांच करूंगा और आपको संतोषजनक उत्तर दूंगा, लिन परिवार के मुखिया ने कहा और अन्य बुजुर्गों के साथ राहत की सांस ली। उसके बाद वे सभी इस मामले पर विचार करने लगे। लिन तियान की मृत्यु कैसे हुई? उसने यंग लॉर्ड गु के साथ क्यों गड़बड़ की? और उसके जैसे बेकार व्यक्ति ने अचानक अभी नया पृष्ठ क्यों खोला? उनके मन में बहुत सारे संदेह थे जिनका समाधान करना आवश्यक था। गु चांगगे ने उन्हें हल्के से सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाकर उन्हें अनुमति दी। उन्हें वहां रखने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि उसने उन्हें लिन तियान के शरीर को दफनाने या जलाने नहीं दिया। आखिरकार वह अभी भी उस पल का इंतजार कर रहा था जब लिन तियान पुनर्जीवित होगा। यदि उन्होंने लिन तियान का अंतिम संस्कार कर दिया होता तो लिन तियान ने सचमुच खुद को मौत के घाट उतार दिया होता। अगर उन्होंने उसे दफना दिया तो सब कुछ लिन तियान की साजिश के अनुसार होगा। और चूंकि गु चांगगे ने उसे पूरी तरह से निचोड़ा नहीं था, इसलिए वह कभी भी लिन तियान को अपनी मर्जी से काम नहीं करने देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ अध्याय 40 अपने पास रखने का महत्व परम कीमिया प्रतिभा। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C40 अपने पास रखने में मूल्य परम कीमिया प्रतिभा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 40 अपने पास रखने का महत्व परम कीमिया प्रतिभा। जब उसने लिन परिवार के लोगों को जाते देखा तो गु चांगगे के दिमाग में एक विचार आया और उसने अचानक लिन क्यूहान को रोक दिया। युवा भगवान गु। लिन क्यूहान उसके अचानक आदेश से स्तब्ध रह गई। उसका दिल जंगली हिरण की तरह उसकी छाती में उछल पड़ा और उसका चेहरा गर्म हो गया। युवा भगवान गु ने इतने सारे लोगों की उपस्थिति में उसे पीछे रहने के लिए क्यों कहा था? क्या युवा भगवान गु उसे कुछ बताना चाहते थे, या क्या यंग लॉर्ड गु ने उसके बारे में अच्छी धारणा बना ली थी? कुलपति ने निश्चित रूप से एक अच्छी बेटी को जन्म दिया। लिन परिवार के कई बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए थे। आखिरकार उनकी बेटियां और पोतियां सुंदरता और प्रतिभा में लिन क्यूहान की बराबरी नहीं कर सकती थी। लिन क्यूहान एक स्ट्रीम डाओ अकादमी में सबसे युवा और सबसे खूबसूरत शिक्षक भी थे। उसके बाल बादलों की तरह पीछे की ओर लहरा रहे थे, उसका चेहरा गुलाबी था तथा त्वचा जैड जैसी थी। उसके पास सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में पहचाने जाने की पूंजी थी और युवा पीढ़ी के कई लोग उसके पीछे पड़े थे। और अब वह इस युवा लॉर्ड के लिए भी इच्छा की वस्तु बन गई थी। इससे लिन कबीले के बुजुर्गों को बहुत खुशी हुई। दूसरी ओर कई युवाओं के दिल में कड़वाहट थी, जबकि युवतियों को ईर्ष्या महसूस हुई। संक्षेप में, हर किसी के मन में जटिल और अलग अलग भावनाएं थीं। लिन परिवार के मुखिया ने भी मुस्कुराकर लिन क्यूहान की ओर आंख मारी। वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से क्यूहान एक अच्छा व्यवहार करने वाली और समझदार बच्ची है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे अपनी बेटी के माध्यम से यंग लॉर्ड गु के करीब आ सके। भविष्य के बारे में सोचते ही कुलपति लिन का दिल खुशी से फट गया और वह अपनी चौड़ी मुस्कान को दबा नहीं सका। बूढ़े मिंग ने भी सोचा कि उसके स्वामी को उसके वंशज पसंद आ गए हैं, और वह भी उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वे ऊपरी क्षेत्र में वापस चढ़ेंगे और लिन क्यूहान को साथ ले आएंगे। वह उनकी वंशज थी, इसलिए उनका भी वहां कोई रक्त संबंधी होगा। बेशक मुख्य बात यह थी कि उसके प्रभु को उससे लगाव हो गया था। जल्द ही सभी लोग वहां से गायब हो गए।
मैंने कल रात खुद मेरे लिए पेस्ट्री लाकर लेडी क्यूहान को परेशान कर दिया है। गू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसके चेहरे पर वही उदासीनता और शान लौट आए जो उसने कल देखी थी। कल उसने जो काली पोशाक पहनी थी, उसकी जगह आज सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जबकि उसके लंबे बाल पीछे की ओर बड़े करीने से बंधे हुए थे। वह पहले से ज्यादा ऊंचा और स्वर्गीय लग रहा था। लिन क्यूहान एक पल के लिए विचलित हो गया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि केवल दिखावट के आधार पर दुनिया में ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो यंग लॉर्ड गू की बराबरी कर सकें। क्या तुम्हें वे पसंद आए, यंग लॉर्ड गू? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन क्यूहान उसकी प्रशंसा से बहुत खुश हुई, लेकिन फिर वह एक बार फिर घबरा गई। अगर वह सामान्य दिनों में स्कूल में पढ़ा रही होती तो उसकी भावनाओं में कभी ऐसा बदलाव नहीं आता। उनका स्वाद बहुत बढ़िया था और उनमें पिल इंटेंट की भी थोड़ी सी झलक थी। इससे मैं वाकई हैरान रह गया। गू चांगगे ने सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने लिन क्यूहान को रुकने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसने उसकी जिज्ञासा जगा दी थी। स्वर्ग के एक कृपापात्र पुत्र से संबंधित एक महिला के रूप में लिन क्यूहान के पास जो फॉर्चून वैल्यू थी वह कम नहीं थी, उसके फॉर्चून वैल्यू में 200 से अधिक अंक थे। आमतौर पर साधकों के पास फॉर्चून वैल्यू के कुछ अंक होते हैं और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए इस संख्या को बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। वह बिल्कुल सू किंगे की तरह थी, जिसकी शुरुआत में फॉर्चून वैल्यू लगभग 300 अंक थी और अब उसने किसी तरह अपनी फॉर्चून वैल्यू को 500 अंक से अधिक तक बढ़ा लिया था। पिछले कुछ समय में उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आए होंगे। गू चांगगे इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि सू किंगगे एक चतुर महिला थी जिसके पास अपने कई रहस्य थे। बस उसने उससे उनके बारे में न पूछने का फैसला किया क्योंकि वह चाहता था कि सू किंगगे अपनी इच्छा से उसके सामने सब कुछ कबूल कर ले। जहां तक लिन क्यूहान की बात है, उसके खूबसूरत चेहरे और साधना में अच्छी प्रतिभा के अलावा गू चांगगे को उसमें कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया। वह ऐसा आदमी नहीं था जो अपने लन से सोचता हो। उसके साथ खेलना अभी भी ठीक था, लेकिन वह उसे सिर्फ इन कारणों से सू किंगगे की तरह साथ नहीं लाएगा। उसके 200 या उससे ज्यादा फॉर्चून वैल्यू पॉइंट्स के बारे में क्या? गू चांगगे लिन क्यूहान को खुद के प्रति जुनूनी बना सकता था और इस तरह से लाभ उठा सकता था। आखिरकार, अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा नहीं था, तो फॉर्चून वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको बस इतना करना था कि उसे आत्मसमर्पण करवा दिया जाए। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन्हें कितना लाभ होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास स्वयं कितना धन है। साफ शब्दों में कहें तो लिन क्यूहान एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल वह अपने भाग्य के अंक बढ़ाने के लिए कर सकता था। गू चांगगे उसे इसी तरह देखता था। जब तक वह अपनी वास्तविक क्षमता नहीं दिखाती, तब तक गू चांगगे उसे अपने साथ नहीं ला पाएंगे। ये देखने के लिए कि क्या वह अपने साथ रखने लायक है, गू चांगगे ने उसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। गोली का इरादा। लिन क्यूहान इस नए शब्द से अचंभित थी। उसने अपने जीवन में पहले कभी पिल इंटेंट जैसी चीज के बारे में नहीं सुना था। तलवार का इरादा, भाले का इरादा, कृपाण का इरादा। उसने इन सब के बारे में सुना था, लेकिन पिल इंटेंट जैसी चीज के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। हालांकि सू किंगगे को थोड़ा और पता था और तुरंत ही उसके दिमाग में एक बात आई। वह अक्सर अपने खाली समय में अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए प्राचीन पुस्तकें पढ़ती थी, इसलिए उसे यह विशिष्ट शब्द मिला था। आपने जो आध्यात्मिक पेस्ट्री बनाई है, उनमें कुछ कीमिया संबंधी इरादा था, और यह कुछ ऐसा है जो महान कीमियागर भी हासिल नहीं कर सकते। लेडी क्यूहान, आप वाकई अद्भुत हैं। गू चांगगे ने मुस्कुराकर देखा कि लिन क्यूहान को उसकी बात समझ में नहीं आई। मैं कीमियागिरी करना नहीं जानता। लिन क्यूहान को गू चांगगे की प्रशंसा सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कीमिया नहीं जानती थी, भले ही उसमें इसके लिए भयानक प्रतिभा थी। यदि लिन क्यूहान का जन्म ऊपरी क्षेत्र में किसी प्रमुख कीमिया उन्मुख शक्ति में हुआ होता, तो उसे संभवतः कीमिया देवी के रूप में सम्मानित किया जाता और उसका भविष्य असीम होता। बेशक, स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों के करीबी लोग सरल नहीं थे। हालांकि यह ठीक है, वह उसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देगा। गू चांगगे के मन में कई तरह के विचार आए, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं बदली और उसने लिन क्यूहान से कहा, लेडी क्यूहान, यहाँ बेकार खड़े रहने में कोई मजा नहीं है, तो क्यों ना आप मुझे आज शहर घुमाने ले चलें? आह, ठीक है, ठीक है। लिन क्यूहान गू चांगगे के अचानक कहे गए शब्दों से आश्चर्यचकित थी और उसने महसूस किया कि उसका सिर उत्साह में घूम रहा था। अल्पविराम डॉट। पिछली रात प्राचीन लिन परिवार ने न केवल शहर के सभी प्रवेश और निकास को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि उन्होंने पर्यावरण को भी दबा दिया। उनके कार्यों ने उनके प्राचीन शहर के सभी साधकों को परेशान कर दिया, और कई लोग उन घटनाओं के बारे में अटकलें लगाने लगे जो घटित हुई। आखिरकार, लिन परिवार के पूर्वज उसी सुबह वापस आ गए थे, और वे ठीक पहले उसके लिए जश्न मनाने में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, कुछ बड़ी घटना घटी। पूरा लिन परिवार उग्र कुत्तों के झुंड की तरह था जो किसी को खोज रहे थे।
कई साधक इस बात पर अटकलें लगाते रहे और आश्चर्य करते रहे कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी कि वह प्राचीन लिन परिवार को अपमानित कर सके। इस हद तक कि उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए अपने पूरे परिवार को संगठित कर दिया। प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज ऊपरी क्षेत्र से वापस आने के बाद प्राचीन लिन परिवार एक ऐसी ताकत बन गया था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए अचानक शिकार ने प्राचीन शहर के कई साधकों को डरा दिया। अंत में उन सभी ने एक अफवाह सुनी कि किसी ने ऊपरी क्षेत्र से आए युवा भगवान की हत्या करके प्राचीन लिन परिवार को फंसाने के लिए एक शातिर निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया था। जब उन्हें अंततः हत्यारा मिल गया तो उन्होंने पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन लिन परिवार की आध्यात्मिक क्यूई की बर्बादी करने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति लिन तियान था। कई लोगों को ये खबर बहुत ही अविश्वसनीय लगी। ये घटना शहर के हर किसान तक फैल गई और लोग अपने सदमे को दबा नहीं सके। आखिरकार मिडिल स्टेट में बहुत से लोग ऊपरी क्षेत्र में यंग लॉर्ड के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसके खिलाफ जाना मौत को दावत देने से कम नहीं था। मध्य राज्य की भूमि एक बार फिर अशांत हो गई। यहां तक कि मध्य राज्य के अन्य क्षेत्र भी शांत नहीं बैठ सके। कई शक्तिशाली पवित्र भूमियों और राजवंशों, जिनकी विरासत सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है, ने अपने प्रतिनिधियों को लिन परिवार के पास उनके पूर्वज और रहस्यमय युवा भगवान के लिए असाधारण उपहारों के साथ भेजा। युवा पीढ़ी के दाव सम्मेलन का स्थान भी उस प्राचीन शहर में बदल दिया गया था जहां लिन परिवार रहता था। यह पवित्र भूमि और राजवंशों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। VILFIC ऊपर दिए गए पैराग्राफ में पवित्र भूमि और राजवंश मध्य राज्य की सभी प्रमुख शक्तियों के समूह को संदर्भित करते हैं। वे प्राचीन परिवार, संप्रदाय, पवित्र भूमि, राजवंश या कोई भी शक्ति संरचना हो सकती है जिस पर एक प्रमुख शक्ति आधारित हो सकती है। कारण क्या है? यदि साधकों ने कुछ समय पहले पूर्वी जंगल से प्राप्त समाचार के बारे में सोचा होता तो उनके लिए अनुमान लगाना आसान था। ताइक्सुआन पवित्र भूमि पूर्वी जंगल की अन्य सभी पवित्र भूमियों को वश में करने और उनसे रक्षा करने में सक्षम होने का कारण सरल था, जिससे वह पूर्वी जंगल की पूर्ण अधिपति बन गई, सुकिंगगे। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ताइक्सुआन की पवित्र युवती और पूर्वी जंगल की प्रसिद्ध प्रथम सुंदरी सुकिंगगे ही वह कारण थी जिसके कारण ताइक्सुआन की पवित्र भूमि अचानक पूर्वी जंगल की अधिपति बन गई। कई पवित्र भूमि और राजवंश ताइक्सुआन पवित्र भूमि के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। अगर उनके बच्चे और शिष्य युवा भगवान की कल्पना को पकड़ लेते तो वे एक ही छलांग में स्वर्ग चढ़ जाते और यहां तक कि उनके पूर्वज भी कब्र में कूदकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते। आखिरकार यहां तक कि प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज, जो लगभग 30,000 साल पहले स्वर्गारोहित हुए थे, को भी युवा भगवान के सामने खुद को बूढ़ा गुलाम कहना पड़ा था। ये स्थिति अविश्वसनीय से कहीं ज्यादा भयावह थी। इसने अनगिनत शक्तियों को चौंका दिया और वे सिर्फ एक बार यंग लॉर्ड के चेहरे की झलक पाना चाहते थे। अचानक वह प्राचीन शहर जहां लिन परिवार रहता था बहुत ही जीवंत हो गया और हर नए दिन एक नया प्रमुख गुट आता हुआ दिखाई दे सकता था। यहां तक कि कुछ प्राचीन जातियों के लोग भी थे जो विभिन्न प्राचीन पवित्र पर्वतों से आए थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ सामान्य दिनों में शक्तिशाली पवित्र भूमि को भी सावधानी से पेश आना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन पवित्र पर्वत ही वास्तव में ऊपरी क्षेत्र की सीमा पर स्थित थे। यहां तक कि एक अफवाह यह भी थी कि वे ऊपरी क्षेत्र के कुछ रूढ़िवादी और मूल शक्तियों की शाखाएं थीं। सामान्य दिनों में प्राचीन पवित्र पर्वतों से बाहर निकलने वाले किसी भी प्राणी को प्रमुख पवित्र भूमियों में सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।